मीटर। हेलो हेलो हेलो, अभी लाइव क्या आवाज आ रही है बेटा? वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। नमस्कार जी, नमस्कार सबको, नमस्कार। थोड़ा सा स्क्रीन मेरी तरफ कर लेते हैं, अदरवाइज दिखेगा नहीं। गुड आफ्टरनून जी, गुड। शॉकिंग तो नहीं लगा ना कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, सर कहाँ गए, पुराने वाले सर कहाँ गए, है ना? तो कुछ ऐसा शॉकिंग तो नहीं लग रहा? पहले से पता होता है कि आप लोगों को कि कौन सा टीचर आने वाला है? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अच्छा, कैसे हैं सब लोग बताइए फटाफट से। मतलब फटाफट से तो क्या, आराम से पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे और अंत तक आते आते इस चैप्टर का आपको एक एक शब्द आपके जहन के अंदर में घुसा के जाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, इस चीज के लिए मैं श्योर हूं आपके लिए। ठीक है जी, चलिए। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, आप में से शायद कुछ 2 4 5 लोगों ने मेरे को देखा हो, कुछ 4 5 लोग जानते हो शायद, और हो सकता है काफियों के लिए मैं नया हूं, जिन लोगों ने मेरे से नहीं पढ़ा है, कुछ और हो सकता है। तो दोनों को ही टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे। और लगा है सर शौक, ओ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, शौक वाली बात नहीं है, समझ में आएगा। पहले वाले सर का भी आ रहा होगा, अब भी आएगा समझ में, डोंट वरी। ठीक है, ओके जी। ओके 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 सर, कोट उतार दो। अरे ठंड हो रही है यहाँ पे, बर्फ पड़ रही है, कैसी बातें कर रहे हो? ठंड में मर जाऊंगा। अच्छा चलिए जी, थैंक यू सो मच। जो लोग थोड़ी तारीफ कर रहे हैं, जो लोग गालियां देंगे उसके लिए भी समझ आते हैं। ठीक है, चलो हंसी मजाक करते हुए पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। क्या हम स्टार्टिंग कर दें क्या? बोलो भाई, अमन भैया के हैंड राइटिंग नोट्स ऐप पर डलवा दो। बेटा टाइप्ड नोट्स मिल जाएंगे आपके पास, राइट? जो अमन भैया के खुद के नोट्स हैं वो टाइपिंग फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी, आपके पास ऐप पर आ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए। चलो जी, ओके ओके ओके। चलिए अब बात करते बेटा, चलो स्टार्ट करते बेटा चैप्टर को अपने, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। तो मेरा नाम जिनको नहीं पता हो, तो मेरा नाम है गगन। थोड़े बहुत यूट्यूब पे मैंने लेक्चर आपको पहले आपके लिए अपलोड कर रखे हैं। ये वाला चैप्टर भी पूरा पूरा वन शॉट अपलोडेड है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। यहाँ भी पूरा पढ़ेंगे, यहाँ थोड़े से आपके डाउट्स भी क्लियर कर देंगे, राइट? चलिए ओके जी। चलिए, जय माता दी। चलो, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर की बात करें तो डुअल का मतलब क्या है भाई, बताओ। चलो चैप्टर शुरू करते हैं, हमें ना थोड़ा सा पढ़ लो, पढ़ने की मूड में आ जाओ थोड़ा सा। चलिए आओ भाई, क्या बोला मैंने कि डुअल का मतलब क्या होता है? दोगला, है ना? डुअल मतलब दो तरफा, दोगला, राइट? नेचर व्यवहार। रेडिएशन का मतलब क्या है भैया? रेडिएशन का मतलब क्या है? बेसिकली अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो पढ़ने वाले हैं, रेडिएशन, कोई भी चीज रेडिएट हो रही है तो उसको क्या बोल दिया? रेडिएशन। एंड मैटर, मैटर मतलब कि भैया मैटर के भी दोगले व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। लाइक मैं एक मैटर हूं, कोई भी चीज जो पार्टिकल नेचर शो करती है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उसको हमने क्या बोल दिया? मैटर। कोई भी चीज जो पार्टिकल से मिलकर बनी उनको हमने क्या बोल दिया? मैटर। क्या इतनी बात समझ में आती है? बोल भाई, सही है क्या? हाँ, क्लास नोट्स बनाने का बिल्कुल टाइम देंगे, ओके, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते बेटा। तो आपके ऐसे मस्ती के लिए, क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े बच्चों के, तो बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने दोगलापन वाली बात ज्यादा बोल दी यूट्यूब पे, तो आपके मनोरंजन के लिए एक ऐसी मीम उठा लिया मैंने नेट से, क्या ये सब दोगलापन है। तो आज पूरे दिन दोगलेपन की बात करेंगे, मतलब 2 घंटे दोगलेपन की बात करेंगे। आज बेसिकली लाइट के दोगलेपन के व्यवहार के बारे में बात करेंगे, बाद में मैटर के दोगलेपन के बारे में भी बात करने वाले हैं लास्ट के अंदर, राइट? सही है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, आइए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या देखो, चैप्टर की शुरुआत से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई जो डुअल नेचर है लाइट का, तो लाइट, हमें बेसिकली लाइट ज्यादा पढ़नी है। एक तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको पहले दे देता हूं। क्या अगर आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद आ रहा हो, क्या बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर आपको याद आ रहा हो तो कोई मुझे साथ साथ बता सकता है या कुछ बोल सकता है या अपनी कॉपी में लिख सकता है, क्या होता है? पहले आता है आपके पास क्या? रेडियो। फिर आता है क्या बेटा आपके पास? माइक्रो। फिर आता है बेटा आपके पास क्या? IR। फिर क्या आता है बेटा? फिर क्या आता है? विजिबल। फिर क्या आता है बेटा आपके पास? UV। फिर आता है एक्सरे, एंड फिर आता है आपके पास गामा रे। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपका देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है?
ऐसी वेव्स जो किससे मिलके बनी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनी है। तो ये सारी ही वेव्स, जो ये रीजन है, ये एक रीजन हो गया, ये अगला रीजन, 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 ये सारे के सारे किससे मिलके बने बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेसिकली। और ये किससे मिलके बने, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बने हैं। इतना पता है क्या, बोलो भाई, सही है क्या? अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ट्रिक बताएं इनकी। ट्रिक यार, कल परसों ना मैं ईएम वेव का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, तो मेरे को ऐसे ही मैंने ऐसी बैठे बैठे कुछ बनाई ट्रिक, तो मैं ट्रिक देख लेता हूं, अगर याद रहेगी तो मुझे भी इवन याद नहीं होगी, देखते हैं। तो एक नाम आया था रानू मोंडल, याद है क्या? रानू मंडल या रानू मोंडल जो भी था वो, है ना। रानू मोंडल इस विचार से अनजान थी कि उसका एक्स गंदा है। क्या है? गंदा है। सही है। तो मैंने ऐसे ही बैठे बैठे बनाई थी, अगर याद करनी हो कर लो, है ना। इसके अलावा कुछ पता नहीं क्या होता है, क्या रेड मॉन्स्टर इन विलेज इज अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ बेसिकली घोस्ट। एक ऐसी ट्रिक भी होती है जो किताबों में दी होती है जनरली, किसी किसी किताब में। ये मेरी खुद की ऐसे हैंडमेड सी है, ठीक है जी। तो वो याद करो तो वो याद कर लो, आपकी इच्छा है वो वाली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको याद क्या करना है बेटा, ये सारी की सारी ईएम वेव्स होती है। मतलब ये वेव्स क्या है, इनको अलग अलग नाम क्यों रखा गया? इनको फ्रीक्वेंसी की अलग अलग रेंज के आधार पर अलग अलग नाम रख दिए गए कि भैया जैसे मान लो रेडियो वेव होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी जनरली 10 की पावर 5 से लेकर 10 की पावर 9 की रेंज के अंदर होती है, राइट। 10 की पावर 9 से 10 की पावर 11 की रेंज में इसकी माइक्रो होती है, फिर 10 की पावर 11 से 13 की रेंज में आईआर होती है। कुछ इस तरीके से इनको बांटा गया कि एक रेंज डिसाइड कर ली कि भैया मान लो 1 से लेकर 1000 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है उसको ये बोल दिया, 1000 से 10,000 के बीच में लाई कर रही है उसको ये बोल दिया। इस तरीके से एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि ईएम वेव्स की फ्रीक्वेंसीज के आधार पर उनको अलग अलग रीजन में डिवाइड कर दिया गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोल भाई, सही है क्या? तो ऐसे ही ये कुछ भी मतलब मेरे को देख लो यार, जो ट्रिक वाली बात है मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसे ही बैठे बैठे बनाई थी। अगर आपको याद रखनी हो रख लो, अदरवाइज मेरे को तो ऐसे ही याद है, ठीक है। रेडियो को डालो माइक्रो में, आईआर मिलेगी, विजिबल यूवी एक्सरे गामा रे, मेरे को तो ऐसे ही डायरेक्ट याद हो गई है। अब इधर से इधर चलते हैं, जब इधर से इधर चलते हैं तो क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी तो आपके पास इंक्रीज होती है और लैम्डा आपके पास डिक्रीज होता है। क्या होता है बेटा, आपके पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और लैम्डा डिक्रीज होता है। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं आपको? बोल भाई, है ना। हेलो जी, हेलो सबको, हेलो। हम एकदम बढ़िया बेटा, आप बताओ। तो इसको अगर आपको नोट डाउन करना है फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, है ना, जल्दी से नोट डाउन। सर शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट मिलेगी ना? बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी। अगर अभी तक अपलोड नहीं हुई तो मैं जाते ही करा दूंगा लेक्चर के बाद, डोंट वरी, ठीक है। अभी बता देते हैं बेटा लाइट और वेव में क्या डिफरेंस है ना। अभी बताता हूं लाइट और वेव में क्या डिफरेंस है। देखो, बचपन में 9वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था तो लाइट की डेफिनेशन क्लास किताबों में लिखी होती थी। क्या? लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। क्या? कि लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जो हमें देखने में मदद करती है बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को। ये वाली 9 तक ठीक थी, क्योंकि 9 तक तो बच्चे थे, चुन्नू मुन्नू से थे। पर अब हम बड़े हो गए, दिमाग बड़ा हो गया, मोटा भी हो गया, बुद्धि समझ में कम आती है। पर अब क्यों है, सिलेबस ज्यादा है। सिलेबस ज्यादा है तो अब लाइट की डेफिनेशन रिफॉर्म की गई। लाइट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है बेटा? किताबों में आज तक भी बहुत अलग अलग डेफिनेशन लिखी हुई हैं। एक्चुअल डेफिनेशन लाइट की, अगर बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन की बात करूं तो लाइट की डेफिनेशन बोलेंगे हम क्या? लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच लाइज इन विजिबल रीजन। मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट जो विजिबल रीजन में लाई करता है उसको हम लाइट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइट बोलते हैं। बोल भाई, क्या मेरी बात समझ में आई? स्पीड बढ़ती है या घटती है बेटा, उसके रिलेशंस मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। स्पीड वाले रिलेशंस मैं आपके सारे बता दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो, चिंता वाली बात कोई नहीं है, सही है। पहले इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से आपके सामने जल्दी से। सर YouTube और इन लेक्चर में क्या डिफरेंस है बेटा? YouTube और इन लेक्चर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको। YouTube वाला है वो पढ़ाऊंगा, पर थोड़ा सा क्या है, आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। जैसे आपने बच्चे ने डाउट पूछा कि भैया लाइट की डेफिनेशन क्या है, लाइट और वेव में क्या डिफरेंस है ना। वेव तो हजारों तरीके की हो सकती है। वेव तो बेटा क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, मैटर वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, वेव्स इन अ स्ट्रिंग होती है, साउंड वेव्स होती है, लाइट वेव होती है। वेव तो पता नहीं अनेक प्रकार की है, ये सारी अलग अलग वेव्स है।
पर हमने लाइट किसको बोला? लाइट हमने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जो विजिबल रीजन में लाई करता है उसको हमने क्या बोल दिया बेटा? लाइट बोल दिया। क्या इतनी बातें समझ में आती है? लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है बेटा आपके पास क्या? वेवलेंथ। लैम्डा क्या होता है बेटा? वेवलेंथ। ठीक है जी, ये क्या है आपके पास? वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं और ये क्या है आपके पास? फ्रीक्वेंसी। चलिए इस पेज को फटाफट से नोट कर लीजिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा बेटा, तो साथ साथ नोट कर देना, ठीक है? सर मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है बेटा सिंगल वेवलेंथ की लाइट। सिंगल वेवलेंथ की लाइट, एक ऐसी लाइट जिसके अंदर एक तरह का क्या हो? वेवलेंथ प्रेजेंट हो। जैसे व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, है ना, जो विबग्योर के अंदर होते हैं, राइट? अब विबग्योर के अंदर अलग अलग कलर है, तो अलग अलग कलर का क्या होता है? अलग अलग लैम्डा होता है, तो वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है। अब ये बात समझ में? चलिए नोट डाउन कीजिए। भैया ईएम वेव्स की यूट्यूब पर कब आएगी? बेटा रिकॉर्ड कर दिया, जल्दी आ जाएगी। सर अमन भैया के हैंडरिटन नोट्स अपलोड किए टेलीग्राम में, बहुत टेलीग्राम बट टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हूं। बेटा जो हैंडरिटन नोट्स है वो आपके ऐप में भी आ जाएंगे, डोंट वरी, बस वो टाइप करवा दिए मैंने ताकि आपको राइटिंग में प्रॉब्लम ना आए। सही है? चलिए सर पी बाई क्यूज पर भी फोकस कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल बेटा, आज का थोड़ा सा क्लास में हम पहले पढ़ लेते हैं, कल और परसों की क्लास में हम क्वेश्चंस भी बहुत सारे करेंगे, राइट? और आज भी टाइम लग गया तो आज भी करेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, इस पेज को आई होप नोट कर लिया होगा। अब आइए बेटा आगे क्या कि अब अपने को पता लग गया कि लाइट के बारे में हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है, ईएम वेव से भी ज्यादा हमें किसके बारे में पढ़ना है? लाइट के बारे में। हालांकि रेडिएशन वो सारी हैं, ये भी एक रेडिएशन है, ये भी एक रेडिएशन है, ये भी सारी की सारी क्या है? रेडिएशन है। पर इस चैप्टर में हमें लाइट के बारे में ज्यादा पढ़ना है, राइट? लाइट के दोगले व्यवहार के बारे में ज्यादा पढ़ना है, तो हम बार बार मैं वर्ड यूज करूंगा लाइट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो लाइट भी एक रेडिएशन ही है, तो हम कह सकते हैं कि लाइट का दोगला व्यवहार मतलब रेडिएशन का दोगला व्यवहार हम पढ़ रहे हैं, है ना? तो बेसिकली क्या है भैया, कई 100 200 400 500 साल पहले हमें लाइट के बारे में पता ही नहीं था कुछ भी, कि लाइट क्या है क्या नहीं है। तो लाइट की डिफरेंट थ्योरीज आई कि भैया किसी ने कुछ दे दी, किसी ने कुछ दे दी, किसी ने कुछ दे दी, वो सारी थ्योरीज आई कि भाई पहले एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक थ्योरी दे दी, सबको लगा ठीक है भाई, बंदे ने कहा मान लेते हैं। उसके बाद एक नया बंदा आया, बोला ना तू गलत है मैं सही, उसने प्रूव करके दिखाया, तो उसकी मानने लग गए कि यार बात तो इसकी भी सही लग रही है, तो उसकी मानने लग गए। इस तरीके से कई सालों तक साइंटिस्ट का लड़ाई झगड़ा चलता रहा, और आखिरी में जाके सुलझेड़ा भी कैसे हुआ कि भैया बोला कि तू ये कह रहा है ये नेचर, तू ये कह रहा है ये नेचर, दोनों मान ले, बात खत्म, दोनों नेचर है। इसलिए हमने बोल दिया लाइट का क्या व्यवहार है? डुअल नेचर है। लाइट कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है एंड कभी वेव की तरह बिहेव करती है। बोल भाई सही है क्या? चलिए बेटा वेव की डेफिनेशन, वेव इज जस्ट बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एनर्जी कैरियर है, कि एनर्जी को कैरी करने वाला कोई चीज, उसे हम बोलते हैं क्या? वेव, एक तरीके से। ठीक है, आइए उसके आगे बढ़ते बेटा। आगे क्या? अब देखिए हम सबसे पहले बेटा देखते हैं क्या लाइट की डिफरेंट थ्योरीज। तो सबसे पहले बेटा कौन आए? न्यूटन आए। इवन न्यूटन से पहले डिकॉर्ड्स ने, एक डिकॉर्ड्स नाम की एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी कि वे जो लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है। लाइट किससे मिलकर बनी है बेटा? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, राइट? पर डिकॉर्ड्स उस टाइम के बहुत फेमस साइंटिस्ट नहीं थे, पर फिर उसके बाद न्यूटन ने उनकी बात को बोला कि सही बात है भाई, डिकॉर्ड्स जो कह रहे हैं ना वो सही बात है। उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिए। किसने? न्यूटन की बात हो रही है। अब क्योंकि भैया न्यूटन का मार्केट में दबदबा था, अब तो भैया सबने बोल दिया कि न्यूटन ने बोला है तो बात तो ठीक होगी। तो न्यूटन के कुछ पॉइंट्स देख लो कि 1675 के अंदर बेटा 1675 के अंदर न्यूटन ने बोला कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल का नाम दे दिया गया क्या बेटा? कॉर्पस्कल्स। क्या बोला? कॉर्पस्कल्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोल भाई सही बोला बच्चे ने, बिल्कुल सही है। तो क्या बेटा इन 1675 न्यूटन गेव हिज थ्योरी ऑफ लाइट कॉल्ड कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, क्योंकि भैया लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, लाइट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको क्या नाम दिया? कॉर्पस्कुलर्स। ठीक है जी, क्या? कॉर्पस्कल्स। और उसके नाम पर थ्योरी का नाम दे दिया क्या? कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? देखो आने वाली जो 4-5 थ्योरी बता रहा हूं सिर्फ एक रटने वाला सिस्टम है। मैं इसका एक फायदा आपको बता देता हूं क्या, कि ये वाले जो सवाल है वो कई सारे चैप्टर्स में पूछे जा सकते हैं। ये लाइट रे ऑप्टिक्स के अंदर ये चीजें बताई जा सकती हैं, शायद मुझे पता नहीं शशांक सर ने आपको बताई हो या ना बताई हो सकता है उन्होंने भी पढ़ा दिया हो ये सारी लाइट की थ्योरी, क्योंकि वहां पर लाइट, मैं शुरुआत ऐसी करता हूं, वहां पर भी ये लाइट की शुरुआत यहां से करता हूं कि लाइट एक्चुअल में है क्या उसको तो समझो पहले। तो न्यूटन ने बोला कि भैया लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब उसने और क्या क्या स्टेटमेंट्स दी कि भैया ये टाइनी पार्टिकल वाला तो बता दिया कि टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी है, नाम दे दिया कॉर्पस्कल्स। अब अगला क्या है बेटा? न्यूटन
मतलब न्यूटन जैसे महान फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट, उन्होंने एक बात बोली कि जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा तेज चलती है और रेयरर मीडियम में कम तेज चलती है। डेंसर मीडियम में ज्यादा तेज भागती है और रेयरर मीडियम में कम तेज भागती है। भाई साहब लफड़ा हो गया। न्यूटन का ये पॉइंट जो था वो गलत बाद में प्रूफ हुआ। क्या बोला? लाइट ट्रेवल्स विद हाई स्पीड इन डेंसर मीडियम एंड विद लेस स्पीड इन रेयरर मीडियम। रेयरर और डेंसर का मतलब क्या होता है बेटा? डेंसर का मतलब घना, बहुत ज्यादा ऐसे डेंस है हर चीज, है ना। जैसे मान लो एक 100 पार्टिकल्स है, उसको इतनी जगह में डाल दिया, एक 100 पार्टिकल्स को इतनी जगह में डाल दिया, तो ज्यादा डेंस कौन सा है? जिसमें कम जगह में उतने ही पार्टिकल्स डाले हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? सही है क्या? बोल भाई। चले, शशांक सर नहीं है क्या? ओके ओके जी, चलिए अब क्या बात है बेटा? क्या बोला मैंने? न्यूटन जैसे महान साइंटिस्ट से भी गलतियां होती है, गलतियां सबसे होती है ना, आपसे भी होंगी जिंदगी में। अब मतलब आप तो खैर गलतियों का पहाड़ों पुतला हो, पर न्यूटन जैसे इंसान से भी गलती हुई। न्यूटन ने बोला कि जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में तेजी से भागती है और रेयरर मीडियम में धीरे धीरे भागती है, जो कि बाद में हाइजेंस ने आके गलत प्रूफ कर दिया कि ना बेटा ऐसा नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो ये न्यूटन का पॉइंट भले ही था पर ये गलत है एक्चुअल में, ऐसा नहीं कि ये पॉइंट सही है। उसके बाद क्या बेटा? ऑल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एमिट लाइट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। वही कि जितने भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, अब ल्यूमिनस का मतलब क्या है बेटा? ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद अपनी लाइट एमिट करते हैं, जो लाइट क्या करते हैं? एमिट करते हैं, जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे कि सन हो गया, स्टार हो गया, ये सब। अर्थ क्या है? ल्यूमिनस है? नहीं। मून क्या है? ल्यूमिनस है? नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है। अब देखिए ध्यान से, ऑल द कॉर्पस्कल्स हैव डिफरेंट साइज। अच्छा, इनका कहना क्या था कि भाई जो लाइट है उनका अलग अलग कलर क्यों होता है? क्योंकि भाई मान लो व्हाइट लाइट है, सॉरी मान लो ग्रीन लाइट है, उसके कॉर्पस्कल्स का साइज अलग अलग है, और मान लो ब्लू लाइट है, उसके कॉर्पस्कल का साइज अलग अलग है। तो बेसिकली कॉर्पस्कल्स यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज में डिफरेंस होने के कारण उनके पास अलग अलग लैम्डा होता है और अलग अलग कलर शो करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बोल दोस्त, बोल भाई, सही है क्या बेटा? क्या बोलते हैं अनन्या गुप्ता, सर डुअल नेचर के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, उन पे कुछ टिप्स दे दो। बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल का भरमार मैं आपको सॉल्व कराऊंगा क्लास के अंदर ही, उसके बाद आपसे होने लग जाएंगे, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में जाऊंगा आपके पास। आज जितने भी ये टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। सही है जी अच्छा चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है आपके पास। तो न्यूटन के सारे पॉइंट समझ में आ गए। न्यूटन ने थ्योरी दी सारी, एक बार लाइन में बता देता हूं। क्या न्यूटन ने बोला कि जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, उन पार्टिकल को नाम दिया क्या? कॉर्पस्कल्स। उसके बाद न्यूटन ने बोला कि भैया हर कॉर्पस्कल्स का जो साइज है वो क्या है? अलग अलग है, जिसके कारण अलग अलग कलर शो करती है लाइट। उसके अलावा उन्होंने एक पॉइंट क्या दिया कि भैया लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में तेजी से ट्रेवल करती है एंड रेयर मीडियम में धीरे धीरे ट्रेवल करती है, जो कि पॉइंट गलत था। ये सारे पॉइंट आप एक बार देख सकते हो, अपनी नजरों में उतार सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अरे बेइज्जती क्या बेटा, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे मजाक कर रहा हूं मैं, ऐसे थोड़ी होता है ना, ऐसे थोड़ी मजाक कर रहा हूं। चलिए सर कैन यू प्लीज रिपीट। इसमें क्या रिपीट करूं बेटा? जो न्यूटन के सारे पॉइंट्स हैं वो रिपीट कर दिए मैंने, दोबारा रिपीट किए हैं, राइट। ज्यादा बोलूंगा बोर हो जाओगे इतने सारे पॉइंट्स के अंदर, अभी तो बहुत थ्योरी बाकी है। उसके बाद जब हम ये सारी थ्योरीज पढ़ लेंगे उसके बाद आपको बढ़िया प्यारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, एक एक बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट। इसके अंदर एक ही चीज है, पूरे चैप्टर के अंदर एक ही चीज है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या आपके पास। इसके बाद कौन आए साहब? उसके बाद आए हाइजेंस, है ना। हाइजेंस आए कब? एक साल बाद 1676 के अंदर। हाइजेंस, अगर आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया। अब वेव ऑप्टिक्स पढ़ लिया तो आपने पढ़ा होगा क्रिस्टियन हाइजेंस, है ना। उन्होंने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट दिया YDSC वाला, राइट। तो हाइजेंस प्रिंसिपल था अपना, है ना, बेसिकली। सॉरी YDSC का तो यंग्स का एक्सपेरिमेंट था। जो हाइजेंस था उन्होंने क्या दिया था? वेव फ्रंट के बारे में बताया था। अब जो हाइजेंस की थ्योरी, उन्होंने क्या बोला कि जो लाइट है जनाब वो क्या है आपके पास? वो पार्टिकल नहीं है, वो क्या है? वेव से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? लाइट एक क्या है? वेव है, पार्टिकल नहीं है। ये हाइजेंस की थ्योरी थी। क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हाइजेंस के टाइम पे कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जैसे कि YDSC, जैसे कि पोलराइजेशन। और YDSC एंड पोलराइजेशन जो एक्सपेरिमेंट है बेटा, वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। इसलिए हाइजेंस ने बोला कि देख पार्टिकल तो नहीं है, ये वेव है, क्योंकि वेव नेचर से YDSC और क्या बोलते हैं आपके पोलराइजेशन जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो क्या हुए थे अपने पास? एक्सप्लेन हुए थे। और YDSC आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया होगा।
और बढ़िया बिंदास पढ़ लिया होगा, और वो पढ़ लिया तो आपको खुद को पता होना चाहिए वाईडीएससी में इंटरफेरेंस होते हैं। इंटरफेरेंस कब होगा? जब वेव नेचर होगा। इसलिए क्या पता लगा बेटा, हाइजेंस ने बोला कि लाइट जो है वो क्या है, वेव नेचर है। क्या इतनी बात समझ में आती है आपको? बोल भाई, सही है क्या? सर ये जो थ्योरी है नोट्स में होगी, यही वाले नोट्स अपलोड करा दूंगा बेटा मैं, डोंट वरी, ठीक है। चलिए आइए, ओके। अब देखिए बेटा ध्यान से क्या बोल रहा है, लेक्चर और पीवाईक्यू से हो जाएगा ना बेटा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं आपको जितना मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब बेसिकली डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसमें जो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा वो तो ऑब्वियस है, लेकिन जितना सिलेबस में पढ़ाऊंगा उसके बाद अगर आप कंपटीशन की क्वेश्चन भी करना चाहोगे ना तो भी कर लोगे, आप में लगन होनी चाहिए। उसके कॉन्सेप्ट इतने इन डेप्थ सिखाऊंगा आपको, आप न्यूमेरिकल चाहे कंपटीशन को उठाना, जेई मेंस और जेई एडवांस को उठाना, कर लोगे। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, सही है, टेंशन मत लो। आइए, अच्छा स्लो बोले क्या? ओके, स्लो मतलब कैसे, स्पीड धीरे करें या आवाज कम करें वो बता दो। सर पोलराइजेशन का सिंपल मतलब बता दो बेटा। पोलराइजेशन वैसे आपके सिलेबस में हट चुका है, लेकिन मैं आपको वैसे बताता हूं, जैसे वेव होती है बेटा वो कई डायरेक्शन में क्या होती है, ऐसे स्प्लिटेड होती है, उसको सिंगल डायरेक्शन में करने के लिए एक पोलराइजर यूज होता है। तो उसको होने के बाद मतलब मान लो मल्टी डायरेक्शन में वेव जा रही है, पोलराइजर लगाया, उसके थ्रू पास कराया, तो वेव एक सिंगल डायरेक्शन में गई और उस डायरेक्शन को क्या बोल दिया, मतलब उस वेव को क्या बोल दिया, पोलराइज्ड वेव बोल दिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, सही है। चलिए भैया वेव ऑप्टिक्स समझ नहीं आई, सर मैं वो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नहीं किया, सो डुअल ने, हाँ आ जाएगा बेटा, वेव ऑप्टिक्स का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है यहाँ से, ये चैप्टर बिल्कुल सेपरेट है, इसकी एक एक चीज समझ में आएगी, टेंशन मत लो। आइए अब देखते हैं बेटा, हाइजेंस ने क्या बोला कि वेव थ्योरी है कि भैया वेव लाइट जो है वो वेव नेचर शो करती है। उसने ऐसा क्यों बोला बेटा, क्योंकि जो वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट है बेटा एंड पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट है, वो सारे के सारे किससे प्रूव होते हैं बेटा, वो प्रूव होते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट से प्रूव होते हैं, वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से प्रूव नहीं हो पाते। इसलिए हाइजेंस ने बोला कि भैया लाइट तो वेव है, मैं तो वेव बोलूंगा, राइट। उसके बाद उन्होंने एक अच्छा पॉइंट निकाल के क्या दिया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम में कम होती है एंड रेयरर मीडियम में ज्यादा होती है। क्या बोला मैंने, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डेंसर में कम एंड रेयरर में ज्यादा होती है। आ रही है बात समझ में? तो ये वाला पॉइंट जो था वो हाइजेंस का सही था, जो आज तक भी फॉलो होता है, क्योंकि एक्चुअल में ही ये होता है कि जो डेंसर मीडियम है उसमें लाइट धीरे चलती है एंड रेयरर मीडियम में तेज चलती है। आ रही है बात समझ में? इतनी बात आई क्या? बोल भाई, सही है क्या? सर एनसीईआरटी की रीडिंग छोड़ सकता हूं प्लीज आंसर। बेटा एक बार ऊपर ऊपर से रीडिंग लेना, हालांकि मैं एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ा दूंगा आपको, एनसीईआरटी पूरा का पूरा, डोंट वरी। एनसीईआरटी लगभग एनसीईआरटी से ही उठाया है मैंने, ताकि बोर्ड में दिक्कत ना आए, सही है। चलिए आइए उसके बाद देखते बेटा, अकॉर्डिंग टू हिम लाइट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। अब हाइजेंस ऐसा थोड़ी है भगवान है, हाइजेंस ने कुछ पॉइंट बता दिया अपनी समझ के हिसाब से, अगले ने जो बताना था बता दिया। अब उसने लास्ट में एक पॉइंट क्या दिया, लास्ट में नहीं, उसके पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है वो लास्ट में लिखा हुआ है। उसने क्या बोला बेटा, हाइजेंस ने बोला कि जो लाइट है उसको चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है। और ये सिर्फ हाइजेंस ने नहीं बोला, उस टाइम के, मतलब इस टाइम के सारे साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो लाइट है उसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, सूरज तो उस टाइम पे भी था, धरती इस टाइम पे उस टाइम पे भी थी, तो सूरज से लाइट आ रही है धरती तक, तो तब क्या माना गया, तब ये माना गया कि भैया सूरज से लेकर धरती के बीच में जो स्पेस है वहां पर एक हाइपोथेटिकल मीडियम प्रेजेंट है, उसको नाम दिया गया ईथर। क्या नाम दिया गया बेटा, ईथर। हालांकि बहुत ज्यादा काम का नहीं है, ऐसी स्टाइल मार रहा हूं, ठीक है, कि नॉलेज है मेरे को, सही है। तो ईथर क्या नाम दिया बेटा, स्पेस के अंदर तब माना जाता था कई 100 साल पहले कि स्पेस में मीडियम प्रेजेंट है, और उस मीडियम का नाम दिया गया ईथर। पर आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है, आज के टाइम पे सब क्रिस्टल क्लियर है अपने को ये सारी चीजें, सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अरे अब तो कर दी स्लो यार, और स्लो करूं क्या? चलिए तो आइए पढ़ते हैं अगला चैप्टर। आइए ऐसे पढ़ा दूं, आइए अब देखिए बेटा क्या होता है यार, मैं ऐसे मुझे अजीब लगेगा, चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करता हूं और स्लो पढ़ाने की। ओके अब देखिए बेटा क्या है, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट। उसके बाद मैक्सवेल आए, पर बहुत साल बाद आए। कितने साल बाद आए? तो ईयर था उनका 1873। मतलब वो कब था, हाइजेंस की थ्योरी कब तक थी बेटा, 1676 तक। उसके बाद मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने बोला क्या कि भैया, मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी दी, कौन सी वाली बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उनका कहना क्या था बेटा, अरे यार जीने दोगे नहीं जीने दोगे, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग ही नहीं है, हैं? अब कह रहे हैं फास्ट, हैं भाई?
चलिए अब क्या है बेटा आपके पास, मैक्सवेल साहब ने बोला अपने टाइम पर, इस टाइम पर थ्योरी दी उन्होंने, बोला कि क्या जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हाँ अब सही बात आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव जो किससे मिलकर बनी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी है। अच्छा जी, और क्या बोला गया बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ी चर्चा दे दी उन्होंने, क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव के चलने की डायरेक्शन, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव के चलने की डायरेक्शन तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऊपर की तरफ ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ऐसे मान लो ऐसे, चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और वेव ऐसे चल रही है, सही है, ठीक है। अब ऐसे मत डांस मत करवाना मुझसे, देख लो क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है और वेव ऐसे चल रही है, परपेंडिकुलर। तो सारी चीज परपेंडिकुलर हो गई कि नहीं हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर और चल मैं इधर रहा हूं, सही है। तो बेसिकली ईएम वेव कैसे डिनोट की जाती है बेटा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेव ये आ गई, ठीक है जी। अब देखते क्या, मैग्नेटिक फील्ड वेव देख लो, मैग्नेटिक फील्ड वेव कुछ ऐसी आ गई एंड वेव की चलने की डायरेक्शन क्या है बेटा, वेव इस डायरेक्शन में चल रही है। कुछ ऐसा दिखाया जाता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, जो कि ईएम वेव चैप्टर में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं, चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे शशांक सर पढ़ाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, सही है यार। वाईडीएससी मैं कैसे बता दूं, वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है, ये पढ़ाने दो मुझे, ठीक है। आइए अब देखिए ध्यान से, क्या बेटा क्या बोला गया कि मैक्सवेल ने बोला कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरा पॉइंट उसका ये था, उनका ये था कि जो लाइट है उनको चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्या बोला बेटा, लाइट डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। हाँ सर, ये पॉइंट बड़ा खतरनाक था जो कि बिल्कुल सही था, और ये वाला पॉइंट भी सही था। कौन सा वाला बेटा, कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या इतनी बातें समझ में आती है, बोल भाई। अगर समझ में आती है तो फटाफट से जो लिखना हो लिख लीजिए, जितना आपको हिंट लिखनी हो लिख लीजिए, है ना। मैं एक एक मिनट का टाइम जरूर देख सकता हूं पर ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, है ना जी। चलिए क्या आगे बढ़ जाओ बेटा। मैक्सवेल थ्योरी हो गई अपनी। तो सबसे पहले अपन ने थ्योरी किसकी पढ़ी बेटा, न्यूटन की। वो कब आए, 1675 में। फिर आए हाइजेंस, फिर वो कब आए, 1676 में। उसके बाद कौन आए, मैक्सवेल साहब। मैक्सवेल ने कब थ्योरी दी बेटा, 1873 के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, सही है, सही। सर आप आराम से पढ़ाओ, पढ़ाना प्लीज यार, अब तो पढ़ा रहा हूं आराम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। सर ये याद कर, ईयर याद करनी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बताता हूं आपको, मैं पढ़ाता हूं ज्यादातर कंपटीशन को, है ना। कंपटीशन में तो मैं ये सब बकवास पढ़ाता भी नहीं, सही, सीरियसली बता रहा हूं। अब सीबीएसई है, सीबीएसई को क्या है, चुल, है ना। तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ भी, क्योंकि उसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछने, और अब की बात पेपर भी सब्जेक्टिव है, फंस गए। अब सब्जेक्टिव पेपर में वो पूछ कुछ भी सकते हैं। अब मान लो उसने पूछा कि मान लो राइट डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लाइट, मान लो एक क्वेश्चन आ गया 5 नंबर में, हालांकि ये आएगा नहीं, बहुत कम चांसेस हैं, पर लेट से आ जाते हैं क्या, राइट डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लाइट। अब एक बच्चा लिखता है नॉर्मल थ्योरीज, एक बच्चा लिखता है ऐसे पॉइंट वाइज कि भैया इतने साल बाद ये आया, इतने साल बाद ये आया। तो नंबर किसको ज्यादा मिलेंगे, जिसने ईयर लिखती है। इतना ही फर्क है बस, राइट। चलिए ओके जी, आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्या, मैक्स प्लैंक थ्योरी। उसके बाद कौन है बेटा, मैक्स प्लैंक आए, उन्होंने वापस से मुद्दा चेंज कर दिया। मैक्स प्लैंक बोल रहे हैं 1905 में आके कि भैया जो लाइट है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब देखो ध्यान से कितने पंगे हो रहे हैं, है ना। 1675 में न्यूटन आया, उसने बोला पार्टिकल है। 1676 में कौन आया, हाइजेंस आया, उसने बोला वेव है। उसके बाद कौन आया बेटा आपके पास 1873 में, 1873 में कौन आया बेटा आपके पास, मैक्सवेल। उसने बोला बेटा जो वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट वेव है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके बाद अब आए मैक्स प्लैंक 1905 में, उन्होंने बोला लाइट क्या है, पार्टिकल ही है। उस छोटे छोटे पार्टिकल को क्या नाम दे दिया गया, क्वांटा और फोटोन। क्या नाम दिया बेटा, क्वांटा और फोटोन, या तो क्वांटा बोल लो या फोटोन बोल लो। ये नाम बहुत फेमस है, ये बार बार आएगा आपके पास, क्या, फोटोन, पूरे चैप्टर के अंदर आने वाला है। क्या बेटा, फोटोन। क्या इतनी बात समझ में आई, बोल दोस्त। हाँ जी बिल्कुल।
सर आर रेडियो वेव्स, गामा रेस एक्सेट्रा आल्सो मीडियम इंडिपेंडेंट। देखो दो चीजें बताए तो मैं आपको, मीडियम इंडिपेंडेंट नहीं है, मीडियम पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी वेव हो, चाहे वो रेडियो हो, माइक्रो हो, विजिबल हो, कोई भी हो, उसको आप एक तो हवा में चलाओ, एक वैक्यूम में चलाओ, एक पानी में चलाओ, तो स्पीड अलग अलग आएगी। स्पीड क्या आएगी? अलग अलग। मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता इसका मतलब क्या था? सब में सेम होना चाहिए था, पर सब में अलग अलग आएगी। कहने का मतलब क्या है? मीडियम इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते, ये बोलेंगे कि मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती चलने के लिए। इन सारी जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखवाया था, उन सारी वेव्स को, उन सारी रेस को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये बोलना ज्यादा सही है। सही है, मीडियम इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे। सही है क्या? चलिए अब देखते बेटा क्या, कैन यू रिपीट ईयर्स ऑफ ऑल द थ्योरी। बेटा ईयर्स आपके पास अगर मेरे को याद आएगा तो मैं बोल देता हूं। वैसे 1675 में न्यूटन की थ्योरी आई थी, 1676 में हाइजेंस की आई थी, 1873 में मैक्सवेल की आई थी, और 1905 में मैक्स प्लैंक की आई थी। ये आपके सामने, राइट। मैक्स प्लैंक की थ्योरी क्या थी बेटा? कि जो लाइट है वो किससे मिलकर बनी है? पार्टिकल से मिलकर बनी है। उन पार्टिकल को नाम दिया गया क्या बेटा? फोटॉन्स या फिर क्वांटा। क्या बता? फोटॉन्स या फिर क्वांटा। आ रही है बात समझ में? सर सौम्या रंजन क्या बोल रही है? सर नोट्स आर नॉट शोइंग इन माय फाइल मैनेजर, हाउ टू प्रिंट देम। इस चैप्टर की बात कर रहे हो क्या बेटा? इस चैप्टर की बात कर रहे हो? न्यूटन का ईयर बेटा 1675। सौम्या का जो सवाल था उसका मैंने जवाब दे दिया बेटा। आप लिख देना कि आप इस चैप्टर की बात करेंगे। इस चैप्टर के शायद नोट्स अभी अपलोड नहीं हुए होंगे, राइट, वो चेक कर लूंगा। चलिए आइए आगे बढ़ते बेटा। क्या आगे देखते क्या? डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मजेदार बात बताता हूं, मजेदार। मैंने ये डुअल नेचर वाला जो पॉइंट है मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया, बच्चे ने आके मुझे ज्ञान दिया। क्या? हालांकि गलत नहीं है, ऐसे बच्चे गलत नहीं है, बच्चे भगवान है अपने, है ना। बच्चों ने क्या बोला कि सर आपने ना डुअल नेचर का जो डिस्कवरी है वो आइंस्टीन के नाम पे बोल दिया, है ना, जबकि डी ब्रोगली ने किया था। वैसे डी ब्रॉय होता है पर डी ब्रोगली बोलूंगा मैं, हिंदुस्तानी हूं। सही है। तो अब क्या बात है, इसलिए मैं आपके सामने गूगल के स्क्रीनशॉट उठा लाया। पता नहीं शायद दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे। मैंने गूगल पे लिखा, देखो ये मेरी फोटो दिख रही है, ये हल्की फुल्की दिख रही होगी, ये मेरी फोटो है ना। तो यकीन दिलाने के लिए सब कुछ लाया। मैंने गूगल पे लिखा हु डिस्कवर्ड डुअल नेचर ऑफ लाइट, तो लिखा आ रहा है बेटा क्या? Albert Einstein suggested that maybe light wasn't exactly a wave or particle. Maybe light was both. Albert Einstein theory is known as the wave-particle duality of light and is now fully accepted by modern scientists. अब देखो मैंने लिखा, देखो फर्क देखो सिर्फ कितना सा है। यहां पर लिखा who discovered dual nature of light और यहां लिखा dual nature of light was proposed। ठीक है, उसमें क्या आया? was determined by Louis de Broglie in this equation called de Broglie relation, H represent फलाना फलाना, ये सारी चीजें आ रखी है। सही है। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट में आज तक भी जो कई लोग बोलते हैं कि भैया डी ब्रोगली ने बताया, और बहुत ही कम लोग बोलते हैं आइंस्टीन ने बताया। सही है क्या? बोल भाई। अब आपको अगर दिख रहा हो सर आई एम नॉट एबल टू सी इन माय फाइल मेजर ऑफ ऑल चैप्टर नोट्स, लक्षित सीरीज ऐसा सर बोल रहे हो क्या? अच्छा मैं चेक कराता हूं बेटा, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है। हाँ बेटा हाइजेंस का 76 ही बोला है बेटा मैंने, न्यूटन का 75 एंड हाइजेंस का 76। अब आपके सामने सारी पॉइंट लिखे, आप खुद देख लो। अब मैं गलत हूं भाई, मैं तो गूगल से छाट लाया, राइट। अब मैं गलत तो हो सकता हूं पर गूगल पे लिखा है। अब देखिए मैं आपका इसका रीजन बताता हूं। एक्चुअल में हुआ क्या, आइंस्टीन ने पहले ब्रोगली से पहले आइंस्टीन ने एक अंदाजा दे दिया था कि लाइट शायद यार पार्टिकल भी नहीं है, शायद वेव भी नहीं है, या तो वो कुछ और ही है, या फिर साला इनके दोनों ही व्यवहार है, पार्टिकल भी और वेव भी। ये आइंस्टीन ने अंदाजा दे दिया था, इसलिए आइंस्टीन का भी कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद काफी साल बाद एक इफेक्ट आया, कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं उसको, जो कि आप नेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट होने के बाद डी ब्रोगली के किससे सहायता से डी ब्रोगली ने कंफर्म कर दिया कि हाँ जो लाइट है वो कैसा व्यवहार शो करती है बेटा, डुअल नेचर शो करती है। क्या इतनी बात समझ में आई? कंफ्यूजन दूर हुई क्या? अब बहुत जगह यूट्यूब पे भी, किताबों में भी बहुत जगह लिखा है कि डी ब्रोगली ने करा। पहली बात तो एनसीईआरटी में डी ब्रोगली का नाम है मैटर के लिए, डुअल नेचर ऑफ मैटर के लिए, लाइट के लिए नहीं है। एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो एक बच्ची ने मुझे भेजा कि देखो भैया
डुअल नेचर ऑफ लाइट में, डुअल नेचर में ब्रोगली का नाम लिखा है एनसीईआरटी में। मैंने उसको बोला पूरी लाइन पढ़ जरा, उसने पूरी लाइन पढ़ी तो क्या था बेटा, डुअल नेचर ऑफ मैटर बताया था, किसने, डी ब्रोगली ने। वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है। पर डुअल नेचर ऑफ लाइट बेटा पहले आइंस्टीन ने अंदाजा दिया था, बाद में डी ब्रोगली ने उसको कंफर्म कर दिया था। क्या इतनी बात समझ में आती है? बोल भाई। बिल्कुल सही बात है। ये जो रमन भैया बोल रहे हैं बेटा, पॉल साइंटिस्ट है, उन्होंने भी, उनका भी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर, राइट। ठीक है, आप नोट गूगल पे चेक करोगे इनका नाम आएगा। चलिए, अच्छा मैं एक आधे कमेंट कुछ रह गए शायद। पिकाचू को शाउट आउट चाहिए। पिकाचू बेटा आपका रियल नाम तो बता दो। हाँ चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या अब आगे बढ़ते हैं क्या, तो डुअल नेचर में कोई पूछे तो क्या लिखना है आपको? अगर आपको पागल बना के लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि भाई पहले आइंस्टीन आए, उन्होंने एक अंदाजा दे दिया, उनकी थ्योरी का नाम था बेटा क्या, वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ लाइट। उसके बाद में कंफर्म कर दिया गया किसने, डी ब्रोगली ने। अगर आप मेरी एनिमेटेड वीडियो जिसने देखी होगी उसके अंदर भी मैंने नाम आइंस्टीन का लिया है, साथ में साइड में लिखा होगा कहीं ना कहीं कि कंफर्म बाय डी ब्रोगली। तो बच्चे ध्यान से तो पढ़ते नहीं है ना, उसके पहले ही कमेंट डाल देंगे सर आपने गलत पढ़ा दिया। ऐसे नहीं होता बच्चे, है ना। चलिए आइए, सर हम नोट्स ना बनाए तो चलेगा ना? बेटा नोट्स ऐसा ना है नहीं हो कि कॉपी बंद करके बैठे हो आराम से, ठीक है, क्योंकि इतनी देर में तो सो जाओगे। ठीक है, आधी बात समझ में आ रही है, सोने नो, चिल्लाऊंगा बहुत, मैं पहले बता रहा हूं। पर मैं आपको बता रहा हूं, लिख लिया करो हर चीज को, जितना लिखा जाए उतना तो लिखो एटलीस्ट। सही है। टीचर्स को पर्सनली कैसे कांटेक्ट कर सकेंगे बेटा? भैया कैसे क्यों करना है बेटा? और ढूंढ ही लोगे आप, इतने तो समझदार हुई, कहीं ना कहीं तो ढूंढ लोगे। चलिए मेरा नाम लो। देखो आशुतोष ऐसे डांटोगे तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। चलिए आइए आइए देखते हैं बेटा क्या नेक्स्ट, देखते हैं क्या नेक्स्ट। देखिए बेटा, अब आता है चैप्टर की थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बातें। अब थोड़ा सा मजा आने वाला है। अभी तक तो जो था मैं खुद कर रहा हूं बोरिंग है। मैं सारी थ्योरी वापस से रिवाइज करा रहा हूं आपको। पहले न्यूटन आए 1675 में, पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया। मैं चाहे लिख देता हूं आपको एक शॉर्ट में ताकि आपको याद रह जाए बेटा। 1675 में कौन आया बेटा? न्यूटन आया। कौन आया? न्यूटन आया। उन्होंने क्या बोला बेटा? पार्टिकल नेचर, सपोर्टेड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। उसके बाद बेटा क्या है आपके पास? 1676 में कौन आए बेटा? हाइजेंस आए। उन्होंने क्या किया बेटा? वेव नेचर को सपोर्ट किया। उसके बाद बेटा कौन आया आपके पास? 1873 में कौन आया बेटा आपके पास? मैक्सवेल आए। और क्या है बेटा आपके पास? उन्होंने क्या बोला? वेव नेचर ही अगेन। और वेव कौन सी है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद बेटा कौन आया आपके पास? 1905 के अंदर कौन आया बेटा आपके पास? मैक्स प्लैंक। उन्होंने क्या बोला बेटा आपके पास? क्या बेटा आपके पास? ये क्या है? पार्टिकल नेचर। लाइट क्या है? पार्टिकल नेचर है। अच्छा, जो आइंस्टीन वाली बात मैं बता रहा हूं ना, वो 1905 में ही हो गई थी। मतलब उसी साल जिस साल ये वाली थ्योरी आई थी मैक्स प्लैंक की, उन्होंने जो आइंस्टीन उन्होंने इसको सपोर्ट किया पार्टिकल नेचर को। पर साथ ही साथ एक बात और बोली कि भाई लाइट के अंदर शायद वेव नेचर भी है, या फिर वो कुछ भी नहीं है, या तो पार्टिकल और वेव में से कुछ भी नहीं है, या दोनों है। उसी साल उन्होंने बोला था। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है जी। सर ये तो YouTube के नोट्स हैं शायद। हाँ बेटा, कुछ YouTube के हैं और कुछ अलग है इसके अंदर। आगे मॉडिफिकेशन मिल जाएगी आपको, बीच बीच में मॉडिफिकेशन कर रखी है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कुछ नया पढ़ा दूं मैं, है ना। चैप्टर तो मैं बदल नहीं सकता। डाउट एंड ऑल के लिए भैया करना हो तो बच्चे डाउट क्लास में ही पूछ पाओगे, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपके सामने। इसके बाद आते हैं बेटा आपके थोड़ा कंसेप्चुअल बातें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। अब इलेक्ट्रॉनिक एमिशन क्या है क्या नहीं है उसके बारे में समझो। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। एमिशन मतलब निकलना। तो भाई इलेक्ट्रॉन एक मैटर कैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो हमें पढ़ना है। तो उसके 3 तरीके होते हैं, राइट। जो अपनी किताब में दिए हुए वो क्या है? 3 तरीके। कौन कौन से बेटा? एक तो आपके पास है थर्मो आयनिक। ठीक है जी। क्या है आपके पास? चलिए पहले बेसिक पढ़ लेते उसके बाद पढ़ लेंगे। देखिए क्या होता है बेटा आपके पास। सोचिए सर आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल कराओगे? आज के में थोड़ा सा कम कराएंगे न्यूमेरिकल, अगर टाइम मिला तो करा देंगे, कंफर्म नहीं है। सही है। न्यूटन बेटा, न्यूटन 1675 में न्यूटन ही लिखा होगा ना मैंने। हाँ न्यूटन लिखा है ना 1675। चलिए आइए थोड़ा सा मैं आपको चीजें बताता हूं पहले, आगे बढ़ने से पहले। देखो होता क्या है बेटा, मान लो एक कंडक्टर है। ये क्या है आपके पास? कोई कंडक्टर है।
सही है बेटा। अब सोचिए क्या कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते कंडक्टर के अंदर, जो कि थोड़े से नालायक है, बच्चलन है, बेवफा है, इधर उधर भागते रहते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं, पर इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जब तक इनके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं लगता तब तक इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कहीं भी घूम रहे हैं। सर डर लग रहा है, क्यों लग रहा है बेटा? हाँ 1905 में बेटा, 1905 के अंदर पहले प्लैंक साहब आए, प्लैंक ने बोला कि क्या बोलते हैं पार्टिकल नेचर है, उसको पार्टिकल को बोल दिया फोटोन। उसके बाद आइंस्टीन उसी साल आए, उन्होंने प्लैंक को सपोर्ट किया, बोला कि हाँ पार्टिकल नेचर है लाइट का, पर साथ ही उन्होंने एक स्टेटमेंट और दी, क्योंकि जो हाइजेंस की बात है वो भी गलत नहीं थी, तो उन्होंने ये बोला कि भैया जो लाइट है वो शायद पार्टिकल है या शायद वेव है या दोनों में से कोई भी नहीं है या दोनों ही है। उन्होंने सारी कंफ्यूजन को ऐसे समअप कर दिया। और बाद में कुछ सालों बाद 1927-23 के आसपास की बात है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, ठीक है, तब डी ब्रॉगली ने बोला कि हाँ जो लाइट है वो डुअल नेचर शो करती है, वो अकॉर्डिंगली सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालती है, दोगली है, तो भैया कभी वेव की तरह चलती है, कभी पार्टिकल की तरह चलती है। ये सारी कहानी थी बेटा लाइट की, सही है। आइए अब देखते बेटा क्या, अब क्योंकि क्या है कंडक्टर है, कंडक्टर के पास क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं घूमते रहते हैं इधर उधर इधर उधर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बेटा क्या है आपके पास, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी बॉडी को, अपने घर को बाहर छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन है अपनी बॉडी के अंदर ही घूमने के लिए क्या है फ्री है। अब होता क्या है बेटा, रूम टेम्परेचर है, कोई भी मान लो रूम टेम्परेचर है, अब रूम टेम्परेचर मतलब कोई ना कोई तो एनर्जी है। अगर आपने कभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी हो तो एक एनर्जी होती है 3/2 kT, कुछ याद है? के क्या होता है बोल्टमैन कांस्टेंट, आ रही है बात समझ में? तो बेसिकली रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। बहुत सही सर। तो ये एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं आ जाते? उसका रीजन है, पहली बात तो एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती, एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती। दूसरा क्या रीजन होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आएगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये वापस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इसलिए बेटा जो ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो प्यार है उसको तोड़ने के लिए कम से कम एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्या बोला बेटा मैंने, अगर ये बाई चांस में मान लूं कि ये बाहर आ गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव और नेगेटिव में प्रेम हुआ, इन्होंने आपस में वापस से अट्रैक्शन हो गई। इसका मतलब एक फोर्स है इनके पास जो बाहर निकलते ही वापस से बता देगा कि नहीं बेबी बाहर नहीं जाना। क्या मेरी बात समझ में आई? बोल। अगर ऐसा सीन है बेटा तो जैसे ही ये बाहर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ने अट्रैक्ट कर लिया, तो यानी कि कोई एनर्जी है जो उसको बाहर जाने से रोक रही है। अगर मैं उतनी ही एनर्जी बाहर से लगा दूं खींचने के लिए तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। हाँ सर, मतलब मैं ये बोल सकता हूं किसी भी मेटल या कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बेटा क्या चाहिए होती है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों आ रही है बेटा, बिकॉज ये अगर निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इनके बीच में अट्रैक्शन आएगी, तो इस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए बेटा क्या है, अपने को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है किसी भी मेटल या कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। क्या इतनी बातें समझ में आती है? कहानी समझ में आई क्या? बोल भाई। सर आपने कोट क्यों पहन रखा है? क्योंकि बेटा एसी चल रहा है, बहुत ठंड लग रही है। अरे ऐसे यार स्टाइल मारने के लिए पहन रखा है, मन कर रहा है यार, क्या बात हो गई? ऐसे मेरा कोट तो मत उतरवाओ यार तुम। सर 2 बार इस चैप्टर की थ्योरी आपसे ही पढ़ी है, शुड वॉच दिस लेक्चर और प्रैक्टिस P/Q। बेटा पढ़ लो इस लेक्चर को, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और बोर्ड के बच्चे हो, टाइम आपके पास बहुत है, टाइम की कमी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। एक सीरियस कैंडिडेट होगा ना, वो 1 महीने के अंदर बोर्ड के अंदर 100 में से 100 नंबर ला सकता है, कोई भी पेपर हो। 100% बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा मत बोलना है सर 100 का तो पेपर ही नहीं है। 100% का मतलब क्या है कि आपका जितने नंबर का भी पेपर है, अगर आप 1 महीने तक की तैयारी कर लोगे तो आप फुल मार्क्स ला सकते हो हर एक सब्जेक्ट के अंदर। सिलेबस कोई बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत वास्ट नहीं है बोर्ड का सिलेबस, राइट। चलिए, तो बेटा समझ में क्या आया कि हर एक मेटल या कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कोई एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, और उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने क्या बोल दिया बेटा, वर्क फंक्शन। क्या बोला बेटा, वर्क फंक्शन। अब आ जाओ थ्योरी, क्या बोला, ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन टू पुल इट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। ये लाइन पढ़ो जो मैंने अभी बताया, ये 3 लाइन पढ़ लो, उसके बाद बताओ जो पढ़ाया समझाया समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ, बोलो भाई।
बेटा अच्छे से पढ़ोगे तो बिल्कुल आ जाएंगे। बिल्कुल बेटा, अगर आज से भी पढ़ना चालू करते हो ना तो बोर्ड में बहुत बढ़िया नंबर ले आओगे, मैं शर्त लगा सकता हूं इस बात की, बहुत प्यारे नंबर ले आओगे। क्योंकि हमें ये पता है कि हमने जो YouTube पे भी इवन जो आपके वन शॉट्स डाले हैं ना, वो इतने ज्यादा डिटेल्ड है कि उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस कर लोगे ना अच्छे से तो आप बहुत बढ़िया फोड़ के आ सकते हो। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है। ओके बोल देंगे जी। चलिए आइए, तो बेटा क्या समझ में आया, हर एक कंडक्टर में से या किसी मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने क्या बोल दिया, वर्क फंक्शन बोल दिया, जो कि डेफिनेशन आपके सामने लिखी है वर्क फंक्शन की। तो इस वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं बेटा किससे, फाई से, या तो फाई से या फाई नोट से, जनरली फाई से भी कर देते हैं या फाई नोट से, एंड मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा ये बच्चों को समझ में नहीं आता, ये समझ जाना मेरा परम धर्म हो गया क्या, कि जो अपना एनर्जी की यूनिट है ना, इस चैप्टर में ज्यादातर चलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी की यूनिट क्या पढ़ी है आपने अब तक, जूल पढ़ी होगी। जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक फर्क होता है। अच्छा, अगर कोई बच्चा, सर बट जो मेरे मन में है वो लिख नहीं पाते एज इन डेफिनेशन, बेटा ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, है ना, थोड़ा सा ये आपको करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, गलती बेटा आपकी नहीं है, क्योंकि बोर्ड के बच्चे जनरली न्यूमेरिकल पे ध्यान कम देते हैं शुरू से, इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। बट डोंट वरी, भाई आया बता के जाएगा, न्यूमेरिकल क्लास में सॉल्व कराएंगे। उसके बाद आप थोड़े से क्या करना है आपको, एग्जाम्पलर एंड एनसीईआरटी ये तो एटलीस्ट करने ही है, साथ ही साथ सैंपल पेपर कोई भी मिले, एक कोई सैंपल पेपर लगा देना, आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सही है, आइए देखो ध्यान से बेटा क्या है। अब मैंने क्या बोला, इस चैप्टर में जो एनर्जी की यूनिट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादातर बोली जाएगी। जूल भी एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, फर्क क्या है वो बता देता हूं। अगर आपको एक याद आ रहा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको बोला, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे बोलते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसे बोलते हैं कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करा दूं, एक्सेलरेट करा दूं। अच्छा आप सर ये सारी कहानी तो ऊपर से भाग जाएगी, देखो सोचो, आपको ये पता हो, कुछ थोड़ा बहुत भी अंदाजा हो, मान लो ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये एक नेगेटिव प्लेट है, यहां एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूं, यहां मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V है, तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा पॉजिटिव की तरफ, हाँ लगेगा सर, इसका मतलब फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी है, हाँ सर एक्सेलरेशन भी है, तो एक्सेलरेशन होगी तो एक्सेलरेशन से क्या होता है, स्पीड बढ़ेगी, हाँ सर बढ़ेगी, यानी कि एनर्जी गेन करेगा, हाँ सर करेगा। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूं तो वो जितनी एनर्जी गेन कर लेगा उसे क्या बोलते हैं बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई। दूसरा तरीका, अगर आपको याद हो, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा हो फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12, उसमें होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बेटा, K Q1 Q2 बाय R, और एक पोटेंशियल का बेटा होता है कितना, K Q1 बाय R। अब ध्यान से देखो बेटा, ये U इज इक्वल टू क्या लिखा है, Q2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को किसी चार्ज से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती, हाँ सर मिलती है। बोल दोस्त, इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई क्या, बोल। सर फिजिक्स में थ्योरी बहुत ज्यादा है बेटा, फिजिक्स में थ्योरी सबसे कम है, ये तो आप बिल्कुल गलत बोलते हो। देखो इस बात से तो मैं कतई सहमत नहीं होऊंगा आपकी, फिजिक्स में थ्योरी सबसे कम है। अगर मैं फिजिक्स को पूरी कंप्लीट फिजिक्स को डिफाइन करना चाहूं तो मुश्किल से 10 लॉज भी नहीं है। अगर जिसने वो 10 लॉज एक डेप्थ में समझ लिए ना तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी पूरी फिजिक्स के अंदर। ठीक है, जैसे मैं अगर मैं बात करूं पूरी मैकेनिक्स के अंदर, अगर मैं बात करूं सिर्फ एक थ्योरम है, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसके बेसिस पे आधी ज्यादा मैकेनिक्स निपटा सकता हूं मैं, सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम के बेसिस के ऊपर। आ रही है बात समझ में। तो पहले इस चीज को समझ लीजिए, क्या वीडियो लैग कर रहा है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सबके लिए लैग कर रहा है क्या, बोलो मित्रों। सर बीच बीच में वीडियो लैग कर रहा है क्या, बेटा सर ऑप्टिक्स लेक्चर पढ़ लूं और एनसीईआरटी से एग्जाम, हाँ ऑप्टिक्स के लिए चलेगा बेटा, ऑप्टिक्स के लिए ज्यादा एनसीईआरटी फॉलो ना करोगे तो भी चल जाएगा, पर ऑप्टिक्स के जो डेरिवेशंस है वो आपको आने चाहिए, चाहे वो आप क्लास से पढ़ लो चाहे वो एनसीईआरटी से पढ़ लो, वो आपकी
समझ है, आपकी इच्छा है। सही है बेटा। न्यूमेरिकल्स आर इजी बट डेफिनेशंस आर वेरी टू द ओके। अरे अरे भाग रहे, अरे भाग रहे, चलो ठीक है ओके। आइए, तो क्या बोला बेटा मैंने, क्या सिंपली क्या कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराएंगे तो वो जितनी एनर्जी गेन कर लेगा उस एनर्जी को हमने बोल दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कन्वर्जन सीख लो बेटा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यह कन्वर्जन अपनी मन मर्जी में मन मंदिर में बसा लो। क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो इतने जूल के बराबर होती है। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सर आई हैव ऑलरेडी प्रिंटेड ओल्ड नोट्स। कौन से वाले नोट्स बेटा? किसकी नोट्स की बात कर रहे हो? चलिए आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इस वाली में देख लो बेटा, ये नोट कर लेना क्या कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसके बराबर है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला किसको हमने? जब हम एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर एक्सेलरेट कराएं तो जितनी एनर्जी वो गेन कर लेगा उस एनर्जी को हमने बोल दिया क्या बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो एनर्जीज है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ज्यादा देखने को आपको मिलने वाली है। सही भाई? आर्यन कुछ सर 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 कर रहे हैं, बताओ बेटा। बोलो बोलो जल्दी बोलो बेटा। अल्फिया अजनीम जो है उनका मैंने आपको जवाब दे दिया कि एनसीईआरटी ऑप्टिक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। बेटा अगर सिर्फ सोचते रहोगे ना एंड सिर्फ एक तो ना यूट्यूब पे स्ट्रेटजीज वीडियो इतनी हो गई हैं, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, ये कर लो वो कर लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। बच्चा ये सोचता है कि कोई आए मेरा हाथ पकड़े, बोर्ड के एग्जाम में मेरे हाथ पकड़ के पेपर लिखवा दे और मैं फुल मार्क्स ले आऊँ, पढ़ना लिखना ना पड़े। मैं इतने बच्चों को देखता हूँ सर स्ट्रैटेजी वीडियो ला दो, सर ये ला दो वो ला दो। देखो अच्छा होता है स्ट्रैटेजी वीडियो, मना नहीं कर रहा, पर सिर्फ स्ट्रैटेजी देखने से क्या एग्जाम हो जाएगा? कतई नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? तो पढ़ने पे तो कम ध्यान है। लाइफ में दिक्कत ये रहती है, बस मुझे थोड़ी सी शिकायत यहाँ रहती है, बच्चे पढ़ाई पे ध्यान कम देते हैं, बाकी बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आ रही है बात समझ में? सही, ठीक है जी। ओके आगे देखिए, आगे देखते बेटा क्या, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसके बाद क्या बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एमिशन कहां तक हो गया अपना? ये वाली स्लाइड हो गई? हाँ जी बिल्कुल हो गई। इसके बाद देखते बेटा क्या, कुछ मेटल के वर्क फंक्शन ये आपके सामने लिखे हैं, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, मैंने कुछ घर से नहीं बनाया आपने, है ना? तो कभी ऐसे बोलो कि सर ऐसे ही क्यों ऐसे ही क्यों, जो होता है वो होता है, डेटा है कि भाई सीजियम जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन है बेटा कितना? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना बेटा? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेशियम का 2.3, Na का 2.75। कितने? ये सारे क्या लिखे हुए बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डेटा लिखा हुआ है कि अगर मेटल ये है Ag मतलब आपके पास सिल्वर कितना बेटा आपके पास? 4.7। Pt मतलब प्लेटिनम कितना? 5.65। जितने मेटल्स लिखे हैं इनमें हाईएस्ट वर्क फंक्शन किसका है बेटा? प्लेटिनम का। लोएस्ट किसका है बेटा? सीजियम का। आपको ये पूरी टेबल याद करने की आवश्यकता नहीं है, पर ये याद जरूर रख लेना क्या कि लोएस्ट किसका है बेटा? सीजियम का। हाईएस्ट किसका है बेटा? प्लेटिनम का। क्या मेरी बात समझ में आई? अब ध्यान से सोचो बेटा, मैं आपको एक लॉजिकल सवाल पूछता हूं आपसे, आप अपनी बुद्धि लगा के मुझे बताना। मान लो एक मेटल प्लेट है, मैंने उसको एनर्जी दी लेट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनमें से जो नाम आपके सामने लिखे हैं इनमें से किस किस में से इलेक्ट्रॉन निकलना संभव ही नहीं है? इनमें से किस किस में से इलेक्ट्रॉन निकलना संभव ही नहीं है? इसका मुझे बताओ। अगर मैं कितनी एनर्जी दे रहा हूं? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे रहा हूं, बताओ भाई बताओ। नहीं टेबल याद नहीं करनी बच्चे। हाँ एग्जाम में वर्क फंक्शन देगा बेटा आपको, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा लेकिन देगा। नहीं टेबल याद नहीं करनी, टेबल याद नहीं करनी। क्वेश्चन सुनो, उसका आंसर मुझे पहले दो फटाफट से। क्या कि अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देता हूं तो इनमें से किस किस मेटल में से इलेक्ट्रॉन पक्का नहीं निकलेगा? वो तो असंभव है निकलना, तो उसमें से बोलो भाई, आपके सामने डेटा है।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। NIPT नहीं बेटा, और भी हैं, और भी हैं। कुछ बच्चों ने सही बोला, हाँ MO, ठीक है जी, यहां से लेके इसके बाद से लेके बेटा यहां तक, ये सारे के सारे, ये वाला, 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 देखो ध्यान से, इन सब की वैल्यू 4 से ज्यादा है। मतलब ये सारे मेटल कह रहे हैं मुझमें से इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मुझे कम से कम 4.17 एनर्जी चाहिए। ये कह रहे हैं मुझे कम से कम 4.2 एनर्जी चाहिए। हमने एनर्जी दी कितनी बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब इनकी जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं कर पाए, तो इनमें से पक्का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है दोस्त? बोल भाई। बिल्कुल सही है बेटा, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, सही है। अब मुझे नहीं पता जो बच्चे सिर्फ इन दोनों का नाम ले रहे थे, ये दोनों तो हैं ही सही, पर ये सारे भी आएंगे लिस्ट में। आ रही है बात समझ में? वेरी गुड। अच्छा, हो सकता है 5 सुन लिया हो किसी ने। चलिए आइए, शाबाश, बहुत बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हो। अच्छा, अब एक मेरी स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, शांति, पहले काम डाउन हो जाओ। देखो मैं क्या बोलने वाला हूं, सुनिए। अगर वर्क फंक्शन से कम एनर्जी है, अगर वर्क फंक्शन से कम एनर्जी हम दे रहे हैं, तो पक्का है कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्या बोला मैंने? अगर मैं वर्क फंक्शन से एनर्जी कम दूं तो पक्का है कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। पर अगर मैं वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दूं तो यह 100% श्योर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। ठीक है जी। अब देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, देखिए, देखो, इफ एनर्जी गिवन इज लेस देन 5 नोड, है ना, वर्क फंक्शन, नो इलेक्ट्रॉन विल एमिट। ठीक है। इफ एनर्जी गिवन इज ग्रेटर देन 5 नोड, इलेक्ट्रॉन में और मे नॉट एमिट। क्या ये बात समझ में आई? क्या बोल दोस्त? सर डाउट, 1 जूल का मीनिंग बता दो बेटा। 1 जूल एनर्जी की ऐसा यूनिट है, वो एनर्जी की ऐसा यूनिट है। अगर मैं 1 जूल को थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन करूंगा तो अलग तरीके से करूंगा। अगर मैं 1 जूल को किसी मतलब लाइक से मैकेनिक्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगा तो अलग करूंगा। जैसे 1 जूल की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाऊं और कोई बॉडी 1 मीटर चले तो उसमें जो एनर्जी लगानी पड़ी वो कितनी है बेटा? 1 जूल है। क्या बोला मैंने? अगर किसी बॉडी को 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं और वो 1 मीटर चले तो जो एनर्जी लगाई गई वो कितनी है? 1 जूल के बराबर। सही है। चलिए शाबाश। आइए, क्या बोला बेटा मैंने यहां पे कि एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम है तो हम 100% श्योर हैं कहीं इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकता। पर अगर जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो हम 100% ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। इसका जो रीजन है वो मैं बाद में बताऊंगा। रीजन मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी समझ नहीं आएगा। ठीक है जी। इतना अगर आप 2 लाइन को समझ पा रहे हो तो बता दीजिए मुझे। हाँ, मे और मे नोट क्यों लगाया उसके लिए मैंने बता दिया। क्या सर एक बार ब्लेजर उतार के दिखा दो। क्यों बेटा, क्या करना है? बॉडी देखोगे मेरी? है अच्छा सर, ऐसा क्या होता है कि मे और मे नोट है? सर वाई यू इग्नोर मी? अरे कहाँ इग्नोर किया भाई? इसका जो आपका जो रीजन है बच्चे, कोलिजन लॉस के कारण में भी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं गुरुजी, सही है रीजन है उसका। वही मैं बता रहा हूं, इसको बहुत डिटेल में चर्चा करने वाला हूं मैं आपके पास कि मे और मे नोट क्यों लगाया। पर अभी के लिए समझ में आया क्या? बस ये 2 लाइन समझ में आई क्या? हिंदी समझ में आई इन 2 लाइन की? जो हिंदी में समझाया मैंने वो समझ में आएगा? इतना बता दो। रीजन मैं आपको बता दूंगा। बेटा केशव, आप पढ़ने ही आए हो ना बच्चे, या आपने मेरे से पहली बार मिले हो तो बता दो। बच्चे जनरली मुझसे चिढ़ते इसलिए कि मैं कई बार डांट देता हूँ बच्चों को लाइव में, है ना, क्योंकि बेटा मैं सीरियस टीचर हूँ, है ना, तो बेटा मैं इग्नोर नहीं कर पाता, है ना। और कई बार क्या होता है, बदतमीज बच्चों के चक्कर में, आपको बदतमीज नहीं बोल रहा वैसे, कई बार क्या होता है थोड़े से प्रॉब्लमेटिक बच्चों के चक्कर में सीरियस बच्चों के डाउट छूट जाते हैं। उस चीज से मुझे दिक्कत है। मुझे कुछ भी बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बहुत टाइम से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मुझे टेंशन नहीं है। सही है, ओके सी। चलिए
आइए भैया, अब देखिए ध्यान से बेटा क्या बोल रहा हूं मैं। ओके ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैंने क्या बोला था, अपन क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन को निकालने का तरीका। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के 3 तरीके हैं, कौन कौन से बेटा, थर्मो आयनिक, ठीक है, फील्ड एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। एंड ये अपने चैप्टर की जान है, ये अपने चैप्टर की सब बाबू सोना जान यही है, यही अपने को चैप्टर में पढ़ना है, और यही अपने चैप्टर का मान सकता हूं मैं 70 से ज्यादा प्रतिशत ये भाग है। क्या बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इन दोनों के बारे में बता दूंगा क्या होता है, पर ये अपना चैप्टर की क्या है, जान है। सही है, चलिए आइए, थर्मो आयन के अलावा 2 पॉइंट्स और बोलिए, ये आपके सामने लिखा है बेटा, ठीक है, फील्ड एमिशन एंड आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। वाई एवरीबडी इज ऑब्सेस्ड विद, अरे बच्चे ऐसे ही चलता रहता है, मुझे पता है ना कितने बच्चे पढ़ने आते हैं। अब सब पढ़ लेंगे तो पंचर कौन लगाएगा, हमारे गुरुजी होते थे वो बोलते थे स्कूल के अंदर, अरे भाई सब पढ़ लिख लिए तो साइकिल के पंचर कौन लगाएगा, है ना, बर्तन कौन साफ करेगा, है ना, बहुत सारे काम और भी जरूरी है। अब सब पढ़ लिख लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो कुछ बच्चे ऐसे भी जरूरी हैं, है ना, डोंट वरी। आइए चलिए आगे बढ़ते बेटा। क्या सबसे पहले बेटा थर्मो आयनिक एमिशन। थर्म का मतलब होता है बेटा हीट, थर्म इज रिलेटेड टू हीट, और आयनिक से तो समझ में आ रहा है आयन, ठीक है, आयन। तो होता क्या है बेटा, थर्मो आयनिक एमिशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी मेटल को बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हीट करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रॉन्स अपनी बॉडी को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या बेटा, थर्मो आयनिक एमिशन। क्या बोला गया बेटा, थर्मो आयनिक एमिशन। इतनी बात समझ में आई क्या, बाय सुटेबल हीटिंग सफिशिएंट थर्मल एनर्जी कैन बी इम्पार्टेड मतलब डाली जा सकती है टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू इनेबल देम टू कम आउट ऑफ द मेटल। कहानी क्या थी, याद करो, शुरू में मैंने क्या बोला था, मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, मेटल के ऊपर, और वो वापस से अटैक कर लेगा। तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो प्यार है उसके बीच में झगड़ा करा सके। तो झगड़ा कराने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एक तरीका एनर्जी देने का, उसको हीट कर दो। वो क्या है, ये भी तो एक फॉर्म ऑफ हीट है। तो जब मेटल को हीट करते हैं बेटा, एक सफिशिएंट हीट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और वो बाहर आ जाते हैं, और इस एमिशन को बोला जाता है क्या, थर्मो आयनिक एमिशन। बोल भाई, आ रही है बात समझ में, सही है क्या, ठीक है सर, थर्मो आयनिक एंड फील्ड एमिशन बता दो। वही बता रहा हूं बेटा, एक एक सब बताऊंगा ना, है ना बाबू। आइए, अरे वीडियो फ्रीज हो गई। चलिए बेटा देखो, ऐसे नए नए सवाल मत पूछो, जितना मुझे आता होगा उतना ही तो पढ़ाऊंगा। अभी मैं पढ़ के आया था, मुश्किल से भुलवा दोगे तुम, है ना, है ना, मुश्किल से थोड़ा बहुत याद करके आता हूं, तुम भुलवा दोगे। चलिए आइए आगे देखते बेटा। क्या नेक्स्ट क्या है, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या होता है बेटा, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं यहां पर। अभी हमने पढ़ा था एक जगह पर कि भाई अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक का इतना सा भी ज्ञान हो, चुन्नू भरसा, पानी भरसा, तो देखो ध्यान से, आपको याद होगा फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता। अरे याद कर भाई, और हाँ या ना बोल। क्या बेटा, कि जो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन या फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पता है कि नहीं पता, बोल भाई। भाई मैं किसी की इग्नोर डाउट नहीं कर रहा यार, डाउट इग्नोर नहीं कर रहा यार मैं। कहाँ है, किसका रह गया, किसका डाउट रह गया सर, किधर गया सर, एक बार रिपीट कर दीजिए बेटा, कौन सा पार्ट रिपीट करना है ध्रुवी का। अंकुर जी थैंक यू। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन लिख दो बेटा, लिखा हुआ था वहां पर, मैंने बोला भी था नोट कर लो, है ना। व्हेन अ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल देन एनर्जी गेन्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस सर पेपर देख के सब भूल जाता हूं, क्या करूं, पैनिक मत हो, है ना। जिस दिन तैयारी पूरी करके जाओगे उस दिन कुछ नहीं भूलोगे। अब तैयारी नहीं होगी तो मन में डर लगा रहेगा, मन में डर लगा रहेगा, एंग्जाइटी होगी, एंग्जाइटी होगी तो पैनिक हो जाओगे, पैनिक हो जाओगे तो पेपर देख के सब भूलना जायज है, ठीक है। आइए सर, आर यू मैरिड। अरे अभी तो बच्चा हूं भाई मैं, मेरी गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र है,
कहाँ से शादी करा रहे हो, चलो आओ। आइए, अब क्या है बेटा, ध्यान से, क्या बोला बेटा, सर ब्लेजर मत उतारना वरना स्क्रीन से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है जी, ओके। अब देखिए ध्यान से बेटा, क्या बोला मैंने कि एक अगर क्या है कंडक्टर है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, कोई बाहर का बंदा चाहिए जो उसको खींच सके, क्योंकि भैया अगर वो खींचेगा तो उसके अंदर का जो प्रेमी है वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो कहेगा बाबू तू वापिस आ, और वो वापिस खींच लेगा। पर अगर साथ ही साथ कोई बाहर वाला बंदा उससे ज्यादा फोर्स से उसको खींच ले जाए तो इसके काबू में नहीं रहेगी और बाहर निकल जाएगी ये इलेक्ट्रॉन। आ रही है बात समझ में, सही है क्या। अब होता क्या है बेटा, होता क्या है, अगर हम क्या करें, एक कंडक्टर के आसपास क्या लगा दे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे, बहुत भारी अच्छा खासा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे, तो एक अच्छा खासा फोर्स प्रोवाइड करेगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिला और वो फोर्स इतना है कि उसको वो निकालने में सक्षम है, तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, किससे, एक कंडक्टर से। तो हमने क्या किया, निकाल लिया इलेक्ट्रॉन, एमिट कराना था इलेक्ट्रॉन, करा लिया। तो इसे क्या बोल दिया बेटा, फील्ड एमिशन। क्या बोल दिया बच्चे, फील्ड एमिशन। बोल भाई सही है क्या, बोल दोस्त। फील्ड एमिशन क्या बेटा, बाय अप्लाइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर टू अ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पुल्ड आउट ऑफ द मेटल एज इन स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग पता है, बाइक में दुक 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 बुलेट जो होती है आपकी, है ना, बुलेट क्या सारी बाइक्स में जो सेल्फ स्टार्ट बाइक्स है उनके अंदर स्पार्क प्लग होता है ना। अब स्पार्क प्लग का काम क्या होता है, स्पार्क प्लग क्या करती है, अब मैं आपको बताऊं कैसे बताऊं। मान लो दो कॉन्टैक्ट्स है, ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट है, ये स्पार्क प्लग है आपका, ये स्पार्क प्लग है, ये आपका इंजन वाला पार्ट है सारा का सारा। अब इसके अंदर जो पेट्रोल, इसको क्या करना है, इग्नाइट करना है, इसको क्या करना है, जलाना है। तो उसके लिए छोटी सी स्पार्क लगाते हैं, क्या, रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए। हाँ सर। तो होता क्या है बच्चे, इसके इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्या प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो हवा है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या उसके जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, और क्या क्रिएट होती है बेटा, एक स्पार्क क्रिएट होती है। तो स्पार्क प्लग के अंदर भी बेटा यही सिस्टम होता है। हम क्या करते हैं, कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, है ना। मान लो ये कंडक्टिंग एलिमेंट है, यहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो एक स्पार्क के फॉर्म में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, करंट, और करंट क्या है बेटा, स्पार्क के फॉर्मेट में आती है जब वो हवा में ट्रेवल करती है। जैसे मान लो अपनी जो बिजली है वो जब बादलों से अपनी धरती पर स्ट्राइक करती है तो वो क्या, एक तरीके से करंट ही है, सही है, डिस्चार्ज ही होता है वो। इंडक्शन बहुत डिफरेंट चीज है बेटा। इट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल टू इन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर में कुछ हद तक पॉसिबल है, ठीक है जी, कुछ हद तक, बहुत कम में, उसके लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा। इंसुलेटर के अंदर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, इंसुलेटर के अंदर नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है वहां पर। यहां फ्री तो है। अब एक घर का बच्चा परेशान है, उसके 4 दोस्त अय्याशी के लिए आ जाए तो उसके बिगड़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। पर एक पहले ही साधु संत बच्चा है, उसको चाहे बाहर वाला माहौल कुछ भी कह ले, वो कहेगा बाबा जय जय श्री श्याम, मैं तो आऊंगा ही नहीं। आ रही है बात समझ में। तो बेसिकली क्या है कि बिगड़ेल बच्चे को थोड़ी सी और हवा दे दी जाए तो वो और बिगड़ जाएगा। पर अगर एक बहुत सीधा शांत बिल्कुल एकदम प्यारा सा बच्चा है, उसको आप कुछ भी कह दो, उसको दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी राह पे सही चलता है। सर वेव ऑप्टिक्स समझ नहीं आई, क्या करूं बेटा, पढ़ाया तो था सर ने, शशांक सर ने पढ़ाया होगा आई गेस। सर प्लीज फील्ड एमिशन का प्रोसेस दोबारा बता दो। बेटा सोचो यहां पर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो आपको यह पता है कि जो बेसिकली क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है। क्या लाइन है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब बेटा ये इक्वेशन क्या बोल रही है कि जो फोर्स वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अच्छा, क्यू का साइन क्या होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो इनकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी, अगर नेगेटिव होगा तो इसकी डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन में फर्क होगा। बेसिकली होता क्या है, इतना समझ लो अगर ज्यादा समझ में ना आता हो तो, कि जो फोर्स है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है अगर चार्ज पॉजिटिव है तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है अगर चार्ज नेगेटिव है तो। अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर के पास जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन ये बॉडी के अंदर कैद थे, यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होता है, सॉरी मतलब जो चार्ज है वो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है,
तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, तो ये फोर्स लगने के कारण ये अपनी बॉडी को छोड़ के बाहर चले जाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। आ रही है बात समझ में? सही है, ओके। सर ड्रॉप करना चाहिए या नहीं? बेटा वो आपके उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं जाना, आरआरआर देखने साथ चलेंगे बेटा, ठीक है? दिल्ली से हो तो आ जाना, कांटेक्ट कर लेना मुझे, साथ में चलते हैं, ठीक है? मुझे भी जाना है पर अभी नहीं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ना है। चलिए आइए, क्या बोला बेटा मैंने? इसके बाद सर ये डायग्राम भी बनाना होगा बेटा, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं, जो ये एक एक चीज मैं समझा रहा हूं आपको, वो एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं छोटी छोटी फॉर्मेट में दे रखी है, पर मैं आपको डिटेल समझा रहा हूं ताकि आपके पास कुछ भी टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाए, आप उसके ऊपर किताब लिख दो, उस एग्जामिनर का माथा चकरा जाए कि इसने कहां से पढ़ लिया भाई, इतना इतना तो मुझे भी नहीं आता। ये कॉन्फिडेंस मुझे आपके अंदर लाना है। अगर आप मेरी एक एक लाइन सुन रहे होगे ना बकवासबाजी के अलावा, अगर आप एक एक लाइन सुनोगे, जितना लोग करते हैं बीच में बकवास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर साथ साथ पढ़ भी लोगे ना और एक एक लाइन सुन लोगे ध्यान से, तो इतना पेपर में लिखलाओगे, इतना पेपर में लिखाओ किसी ने सोची ना होगी। आ रही है बात समझ में? इतना फीस पढ़ा दूंगा। आई बात समझ में? चलिए आइए करते हैं बेटा कोशिश यूसेट की। ओके सर, उसके बाद क्या है आपके पास? नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। सेकेंडरी एमिशन, मुझे नहीं पता क्या होता है, आप कौन से सेकेंडरी एमिशन की बात कर रहे हो। अगर आप मेरी नॉलेज चेक करना चाह रहे हो तो मत करो, कोई फायदा नहीं है ना। और मैं अभी आपके लिए पढ़ाना चाहूंगा तो मैं इतना पढ़ा दूंगा आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये चैप्टर मैं कंपटीशन में एडवांस को पढ़ाता हूं, तो सोच लो ये तो बोर्ड्स है, राइट? अब क्योंकि आपके एनसीईआरटी में जितना उतना पढ़ लो, ज्यादा बेटर है ना बच्चे? चलिए आइए, क्या समझ नहीं आया बेटा दोबारा बोल दो, दोबारा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बेटा, नेक्स्ट एमिशन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। पहला एमिशन क्या था बेटा? थर्मोआयनिक। थर्मोआयनिक में क्या था? मेटल को गर्म करो, अगर एनर्जी सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, अगर जितनी हमने गर्मी प्रोवाइड की वो सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन को निकालने की, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो हम बोलते थर्मोआयनिक एमिशन। दूसरा एमिशन कौन सा होता है बेटा? दूसरा एमिशन आपके पास कौन सा? दूसरा एमिशन है कौन सा बेटा? फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या था बेटा? हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं एक कंडक्टर के बाहर। अब कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में से जब पास होगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स लगता है कब? जब कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा होता है। अब फोर्स लगा कहां पर बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों लगा? क्योंकि चार्ज नेगेटिव था। आ रही है बात समझ में? अब मैं बताता हूं ये समझ में क्यों नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताता हूं समझ में क्यों नहीं आ रहा है आपको, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। इसका मतलब क्योंकि आप अगर इतना भी नहीं समझ पाओगे फिलहाल के टाइम पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है और वो किस डायरेक्शन में लगता है, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो बेटा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की कमियां हैं। फिर भी मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, तो आप कोशिश कीजिएगा, साथ दीजिएगा। सही है? पानी और ली, एक बोतल पानी अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाएंगे बेटा? जो बैटरीज होती हैं या फिर कोई भी मान लो जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो अपने आप में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो बैटरीज भी क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। सही? चलिए, लो साउंड, सबको लो साउंड आ रही है क्या या आपको ही आ रही है? थर्मो आयन समझ नहीं आया सर? थर्मो आयन सर ये इंजन स्पार्क समझ रहे? इंजन स्पार्क सिर्फ एक एग्जाम्पल था, कोई टेंशन नहीं है, उसकी ज्यादा डिटेल में पढ़ना भी नहीं अपने को। सही है, वो एक एग्जाम्पल था। ओके सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन में नो एनर्जी इन्वॉल्व। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन बेटा एनर्जी है तो बाबा रे बाबा, अगर वर्क फंक्शन नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद बाहर निकल आता। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, मतलब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटर रिलेटेड है। जब पोटेंशियल डिफरेंस लगता है तो वही क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, राइट? मान लो एक प्लेट है पॉजिटिव, एक प्लेट है नेगेटिव, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके अंदर एनर्जी, कोई चार्ज पार्टिकल रख दूं तो उसके ऊपर एनर्जी लगाई जा रही है। फोर्स है तो मतलब एनर्जी भी है ना यार। अब आप सोचो, अगर मैं एक चीज को पकड़ के यहां से यहां चला दूं F फोर्स से, तो ये फोर्स इस चार्ज के ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो वर्क डन तो हो रहा है ना, बस बात खत्म। सही है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैसा है? ठीक ठाक सा है सर, ठीक ठाक सा। ओके ओके, आइए नेक्स्ट देखते बेटा। थर्मो आयनिक एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या फर्क है, अभी समझ में आ जाएगा।
थर्मोआयनिक क्या था बेटा, हम मेटल को डायरेक्ट गर्म कर रहे हैं, मतलब मान लो ये मेटल है, इसके नीचे मोमबत्ती लगा दी, लाइटर लगा दिया, कोई बीड़ी सिगरेट पीता हो लाइटर लगा लेना, माचिस लगा लेना, आ रही है बात समझ में। तो उसमें अगर वो जो लाइटर है उसकी एनर्जी क्या है, सफिशिएंट है, वो हीट जो है वो सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर आ जाएंगे। पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की अगर मैं बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है बेटा, हम मेटल सरफेस के ऊपर लाइट डालते हैं, क्या डालते हैं बेटा, लाइट डालते हैं, उस लाइट के डालने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मतलब फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना, है ना। फोटो का मतलब बेटा फोटोन से आया, ये वर्ड कहां से आया बेटा, फोटोन से। इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन से आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब क्या है, फोटोन डाले तो इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है जी, इसलिए बोला फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या इतनी बात समझ में आई? सर आई हैव ट्राइड हीटिंग कॉपर एंड एल्यूमिनियम कॉइन बाय सन और हीटर बट नो रिजल्ट केम। नो रिजल्ट केम आपको कैसे पता बेटा, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपको दिखेंगे थोड़ी, पहला पॉइंट तो ये, अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो आपको दिखेंगे थोड़ी, है ना। ऐसा हो सकता है, मान लो लेट्स से हाँ ऐसे हो सकता है कि एक वैक्यूम ट्यूब लो, उसके अंदर एक मेटल डाल दो, उस मेटल को गर्म कर दो, और वैक्यूम ट्यूब के दूसरी साइड कुछ ऐसा चीज लगा दो तो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर पाए। उसके बाद आप देखो कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे कि नहीं निकल रहे, तब पता लगेगा। ऐसे थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन निकल गए और दिख रहे हैं आपको, आपके आंखों में आगे गिर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा, है ना बच्चिया। बेटा आउट ऑफ कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पढ़ा रहा बच्चे, है ना, जो सब कुछ आपके एनसीईआरटी में आप जा जाके देख लेना, है ना। आइए सर कुछ भी समझ नहीं आता बेटा, आपका तो मैं कुछ ही नहीं कर सकता केशव, क्योंकि मुझे लग रहा है आप सिर्फ बात करने आए हो। चलो आइए नेक्स्ट देखते बेटा क्या है आपके पास, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को समझिए, क्योंकि ये चैप्टर की शुरुआत है। अब एक्चुअल चैप्टर की शुरुआत है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब क्या है कि अगर हम किसी मेटल सरफेस पर लाइट डालें और उस लाइट के पास सफिशिएंट एनर्जी हो किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो देखिए ध्यान से, मैं लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, सूटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों बोला उसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अब डिटेल में पढ़ेंगे इसको। illuminates a metal surface, electrons are emitted out from the metal surface, these photo मतलब लाइट, जनरेट इलेक्ट्रॉन, जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो लाइट के द्वारा इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए उनको बोल दिया गया क्या बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स किन्हें बोलेंगे बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स लाइट की मदद से बाहर निकल के आए हैं उन्हें बोल दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बोल भाई, एक एक वर्ड समझ में आया क्या, बोल दोस्त। जल्दी से नोट कीजिए, जो मर्जी नोट करना है। फोटोन क्या होता है, वो सारी चीज हम प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, इसके जस्ट बाद आएगा। फोटोन्स होते क्या, उनको फील करेंगे, फोटोन्स क्या है। चलिए आगे देखिए बेटा, क्या है, आई गया। तो अभी तक क्या सीख लिया हमने कि एमिशंस के 3 तरीके होते हैं। थर्मोआयनिक एमिशन, डायरेक्ट हीट करो इलेक्ट्रॉन निकालो। दूसरा एमिशन कौन सा बेटा, फील्ड एमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो भैया वो घर से उठा के ले आएगा, सही है। उसके अलावा क्या है बेटा आपके पास, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब क्या है, किसी मेटल के ऊपर लाइट डाली जाए और इलेक्ट्रॉन्स निकले तो उस प्रोसेस को बोल दिया क्या, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सही बोल भाई, ठीक। आगे बढ़ जाऊं, अब आता है बेटा फोटोन्स आपके पास। अब क्या आता है बच्चे, फोटोन्स, एक सेकेंड। अब आता है बेटा क्या आपके पास, फोटोन्स। फोटोन्स का क्या कहना है बेटा, देखो ध्यान से, फोटोन्स हमने किसको बोला, तो फोटोन्स क्या होते हैं बेटा, द पार्टिकल्स ऑफ लाइट। अब देखो इस चैप्टर का नाम क्या था, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो डुअल नेचर का मतलब क्या है बेटा, ये चैप्टर अपने आप में 2 है, एक तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एक डुअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का दोगला व्यवहार और रेडिएशन का दोगला व्यवहार। पहले हम पढ़ रहे हैं रेडिएशन का दोगला व्यवहार, क्योंकि लाइट भी क्या है, रेडिएशन है। तो अब दोगले व्यवहार में हम पहले पढ़ रहे हैं पार्टिकल नेचर, क्योंकि जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किससे मिलकर बना है बेटा, वो किससे एक्सप्लेन होता है बेटा, पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है। तो साइड में लिख लेना कहीं बेटा क्या, फोटो, तो बाद में लिखवा दूंगा जब फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा तब लिखवा दूंगा। तो फोटोन्स क्या है बेटा, फोटोन्स हमने किसको बोला, जब हमने लाइट को पार्टिकल नेचर माना तो उसके पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया क्या बेटा, फोटोन्स। जैसा कि प्लैंक ने बोला था, प्लैंक ने क्या बोला था कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड क्वांटा या फिर
फोटॉन्स। तो ये वही फोटॉन्स है। क्या बेटा कि फोटोन किसको बोला? लाइट के पार्टिकल को क्या बोल दिया? फोटोन। आ रही है बात समझ में? तो अगर फोटोन वर्ड आ जाए तो हमने पहले ही एज्यूम कर लिया कि लाइट का कौन से नेचर की बात कर रहे हैं? पार्टिकल नेचर की बात हो रही है। बोल भाई, सही है? ठीक है क्या? आइए अब देखते बेटा क्या टॉर्च है, ऐसे ही ऐसे रैंडमली दिखते नहीं है आपको, लेकिन ऐसे गूगल से मिला तो मैंने उठा लिया। क्या कि एक टॉर्च है, इससे लाइट निकल रही है, तो लाइट के या तो पार्टिकल नेचर होगा या इसका वेव नेचर होगा। तो ये दोनों दिखा दिए मैंने कि लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, तो ये पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। जब हमने लाइट को पार्टिकल नेचर माना तो उसके पार्टिकल को नाम दे दिया गया क्या? फोटोन। क्या बेटा? फोटोन। सही समझ में आई बात? हाँ सर। चलिए आइए आगे बढ़ते बेटा। क्या अब फोटॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज सीखनी है अपने को। फोटोन को अगर आपको किसी भी चीज को, लेट से आपको कोई बंदी बनानी है, बंदा बनाना है दोनों के लिए, ठीक है? तो अब अगर ऐसा सीन है, आप कहोगे सर गंदी बातें मत करो, गंदी बातें नहीं है, करोगे आप, मुझे पता है, ठीक है? जब ऐसा कुछ होने वाला है, कोई भी सीन होगा आगे जाके, तो भाई एक कुछ होते हैं ना प्रॉपर सेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अब भाई आधे से ज्यादा लड़कों का तो क्या हाल है, बस लड़की होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए, बस दो कंडीशन हो जाए पूरी और बात खत्म। पर अगर मैं देखूं ऑन द अदर साइड, लड़कियों की लिस्ट उनकी इतनी लंबी होती है कि भाई मुझे ये चाहिए, जब जाके मेरी लिस्ट में शायद थोड़ा बहुत सेट हो जाएगा। सही है? चलिए अब होगा क्या बेटा, किसी भी चीज को समझने के लिए उसके व्यवहार को समझना जरूरी है, एंड व्यवहार ही मीन्स प्रॉपर्टीज। अब फोटॉन्स को समझने के लिए, क्योंकि अब फोटॉन से रिश्ता जुड़ने वाला है, क्योंकि पूरा चैप्टर फोटॉन्स के ऊपर बेस्ड है ना, 70% चैप्टर में फोटॉन्स आएगा। अब फोटोन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोटॉन्स क्या है बेटा? लाइट के पार्टिकल्स को हमने क्या बोल दिया? फोटॉन्स नाम दे दिया। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? जो फोटोन है वो हमेशा ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से, क्योंकि वो खुद ही लाइट है और लाइट की जो स्पीड होगी वो फोटोन की वही स्पीड है। तो जो फोटॉन्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, जो कि किसके बराबर होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम के अंदर। ये लाइट की स्पीड फिक्स नहीं है, स्पीड चेंज होती है, क्योंकि मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसकी स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो बेटा वैक्यूम में स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है? तो फोटोन भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। तो यानी कि मैं बोलूंगा कि जो फोटोन है वो कभी भी रेस्ट पर नहीं होता, वो हमेशा मूव करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही क्या? बोल भाई। सर यू कैन फॉलो मी दिस। ये पता नहीं क्या क्या। हाँ चलिए और बोलो भाई, आगे बढ़ जाए। पहली प्रॉपर्टी क्या समझ में आई कि लाइट पार्टिकल है ना, लाइट के जो पार्टिकल उनको क्या बोल दिया? फोटोन बोल दिया। और वो फोटोन हमेशा ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, जो कि वैक्यूम के अंदर कितनी होती है? 3 × 10⁸ और अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी। उसके बाद बेटा क्या बोला बेटा? देखो ध्यान से, द मास ऑफ द फोटोन इज नॉट डिफाइंड। अब जो भाई लाइट के जो पार्टिकल है, पहली बात तो आज तक यही नहीं पता कि पार्टिकल है या वेव है। झगड़ा खत्म करने के लिए तो ये बोलते हैं कि भैया वेव भी है पार्टिकल भी है। अब जब पता ही नहीं तो ऐसा तो है नहीं लाइट में से पार्टिकल उठाया और तोल लिया उसको, ये तो होगा नहीं। तो जो फोटॉन्स है बेटा उनका कोई मास डिफाइन नहीं होता। अब या फिर मैं बोल सकता हूं उनका रेस्ट मास क्या होता है बेटा? जीरो। रेस्ट मास क्या होता है? जीरो। रेस्ट मास का मतलब क्या है? जब बॉडी रेस्ट पर है। अच्छा सर ये क्या बोल रहे हो? देखो ध्यान से, अपना भी कोई मास ना फिक्स नहीं है। आप 50 किलो के, 40 किलो के, कोई लक 28 कुड़ी दा, 47 वेट कुड़ी दा, तो 47 की जो वो कुड़ी है वो हमेशा 47 की नहीं होगी। हो सकता है वो किसी प्लेनेट पर, हो सकता है वो किसी लेट से मान लो तो किसी स्पेसशिप के अंदर जो कि बहुत स्पीड से ट्रैवल कर रही है, हो सकता है उसका वजन 200 किलो हो जाए। आ रही है बात समझ में? सही है क्या? अभी मैं बताता हूं। जो मास होता है बेटा, जो मास होता है, मान लो मास है वो होता है m नोड अपॉन 1 माइनस v²/c²। ठीक है? इसका मतलब क्या है बेटा? m नोड क्या होता है बेटा? रेस्ट मास। क्या बेटा? रेस्ट मास। मतलब ये वो मास है जब बॉडी किस पर है? रेस्ट पर है। अच्छा सर अब मेरा मास 50 किलो है, अब मैं चल रहा हूं तो मेरा 40 हो जाएगा? नहीं। अब फर्क क्या है? सोचिए, मैं कितनी वेलोसिटी से चल लूंगा? मैं कितनी वेलोसिटी से चल लूंगा? मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है? आप ज्यादा ज्यादा प्लेन में बैठ जाओगे और रॉकेट में बैठ जाओगे और तो कहीं बैठोगे। आगे बात समझ में? अगर मैं नॉर्मल प्लेन की बात करूं तो प्लेन की स्पीड होती है 1200 किलोमीटर पर आवर के आसपास की, इतनी भी ज्यादा होती है, ये भी ज्यादा है। सही है? यानी कि कितना हो गया बेटा? चलो 1200 किलोमीटर पर आवर यानी कि 1200
किलोमीटर अपॉन 3600, ये सेकंड हो गया, है ना। तो ये कितना आ गया, इतना, यानी कि 1/3 मीटर पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर पर सेकंड। ओके जी। तो अगर आप प्लेन में भी बैठे हो जो कितनी जोर से तेजी से उड़ रहा है, मेरी स्पीड से, जैसे मैं बोलता हूं स्पीड से उड़ रहा है, अगर मैं उसकी वैल्यू भी पुट कर दूं यहां पे, तो c की वैल्यू कितनी होती है बेटा, c की वैल्यू तो 3 × 10⁸, या फिर लिख सकता हूं बेटा कितनी, 3000 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। मतलब जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से कर रही है, और हम जो ट्रेवल कर पाएंगे वो 1/3 किलोमीटर पर सेकंड से, मान लो 3 गुना स्पीड भी कर दूं, 1 किलोमीटर पर सेकंड से कर पाएंगे। अब 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3 लाख करोगे तो ये नेग्लिजिबल अमाउंट आ गई कि नहीं आ गई, दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे हमेशा नेग्लिजिबल आएगी, और नेग्लिजिबल आएगी तो बेटा ये मास किसके बराबर हो जाएगा, m नोट के बराबर हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। थोड़ी सी ऊपर की बातें हैं, है ना, तो जो पढ़ने में इच्छुक हो वो ध्यान दे लेना, अदरवाइज भूल जाना, अदरवाइज रट लेना क्या, द मास ऑफ अ फोटोन इज नॉट डिफाइंड, और वी कैन से रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। सही क्या, बोल भाई, सही है। डेढ़ ठीक है, तो मास सेम होगा, वेट चेंज होता है बेटा, मास भी सेम नहीं होता बेटा, ये मास की इक्वेशन लिखिए आपके सामने, है ना, ये मास की इक्वेशन लिखिए, मास सेम नहीं होता। वेट चेंज वाली बात आपकी सही है क्योंकि ग्रेविटी चेंज होती है, पर मास भी कोई कांस्टेंट नहीं होता। अगर बॉडी मूविंग है, अगर मैं बात करूं कोई बॉडी अगर स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा तो उसका मास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि ये c/c आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये समथिंग अपॉन 0 कितना होता है बेटा, इनफाइनाइट। तो अगर हम क्या चले बेटा, स्पीड ऑफ लाइट से चलने लग जाए किसी टाइम पर, किसी जमाने में, तो अपना मास क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये मास की इक्वेशन होती है, ज्यादा दिमाग पे लोड मत लेना, कभी भारी ना हो जाए। आज ये बात समझ में, चलिए आइए इसके बाद देखते बेटा क्या, चलिए आइए समय क्या हो गया, समय है ना अपने पास अभी, लेट मी चेक ब्रो, ओके 3:30। चलिए आइए, तो बेटा क्या बोला मैंने, अब मैंने क्या बोला बेटा, द मास ऑफ द फोटोन इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों बोला, और साथ में क्या बोला, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। रेस्ट मास फोटोन का अगर 0 है, क्योंकि पहली बात तो फोटोन कभी रेस्ट में होता ही नहीं, रेस्ट में है नहीं, तो उसका रेस्ट मास डिफाइन कैसे होगा। तो किताबों में लिखा गया कि रेस्ट मास उसका 0 है, कि अगर फोटोन रेस्ट में होता तो उसका मास 0 होता। तो अगर ये 0 और स्पीड ऑफ फोटोन कितना है, c के बराबर, तो c/c 1, 1 - 1 0, तो 0/0 फॉर्म हो गई। 0/0 फॉर्म क्या होती है बेटा, अनडिफाइंड। तो इसलिए जो मास ऑफ फोटोन है बेटा वो क्या है, नॉट डिफाइंड है। आ रही है बात समझ में, सही है क्या। चलिए आइए, कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या, हर एक फोटोन का अपना एक एनर्जी होती है और अपना एक मोमेंटम होता है। क्या बोला मैंने, हर एक फोटोन के पास अपनी खुद की एक एनर्जी है और अपना खुद का एक मोमेंटम है, क्योंकि कोई एक चीज चल रही है तो उसके पास मोमेंटम है, भले ही उसका मास 0 है वो, लेकिन मास कौन सा 0 है बेटा, रेस्ट मास 0 है। एक्चुअल मास 0 है या नहीं है हमें पता ही नहीं, वो नॉट डिफाइंड है, राइट। तो जो फोटोन है बेटा उसका क्या है, अपना एक मोमेंटम है और अपनी एक एनर्जी है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे जाके परेशान करने वाला है, यही एनर्जी हम बार बार लिखेंगे। क्या बोला बेटा मैंने, कि हर एक फोटोन की अपनी एक एनर्जी है और हर एक फोटोन का अपना क्या है, मोमेंटम है। और कितना कितना होता है उसका फॉर्मूला हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से बेटा। नाइट और डे सिर्फ अपनी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, राइट। हम अर्थ पे यहां पर है, आपका देश यहां पर है, सन यहां पर है। अर्थ घूमी 24 घंटे में, मान लो 12 घंटे में इधर चली गई, आप बिल्कुल पीछे की साइड चले गए तो आपके लिए रात हो गई, दूसरे देश के लिए दिन हो गया। लाइट तो हमेशा है, सन तो हमेशा है ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि रात को सोने चले गया सूरज। सन तो हमेशा जल रहा है, हमेशा इनफाइनाइट टाइम्स के लिए, अपने लिए इनफाइनाइट ही बोल सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम्स जलता आ रहा है और इनफाइनाइट टाइम के लिए जलेगा, अभी काफी बिलियंस ऑफ ईयर तो जलेगा, ठीक है। तो सन तो हमेशा चल ही रहा है, जल ही रहा है, लाइट हमेशा है, पर वो डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर आ रही है या नहीं आ रही, सही है। चलिए दोस्त अब देखते हैं बेटा क्या, तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोली बेटा, फोटोन के पास, हर एक फोटोन के पास अपना मोमेंटम है और अपना क्या है, एनर्जी है। कोई बच्चा नाम पूछ रहा था बेटा, नाम मेरा है गगन गर्ग, ठीक है जी, गगन गर्ग, सुन लेना, सही है। चलिए हालांकि
क्या करोगे नाम का यार, छोड़ो। आइए चलिए नेक्स्ट बढ़ते बेटा आगे। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा आपके पास? फोर्थ पॉइंट है कि जो एनर्जी है फोटोन की एंड जो मोमेंटम है फोटोन का वो बेटा कितना है। तो एनर्जी को लिखते हैं बेटा कितना, अब सुन लेना यहां से आ गए फॉर्मूले। एनर्जी आ गई बेटा H इंटू न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, न्यू मतलब बेटा फ्रीक्वेंसी, H मतलब बेटा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा सर हमको सिखा रहे हो, हाँ। अब ध्यान से देखिए बेटा, एक फॉर्मूला पढ़ोगे, क्या बेटा? V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये किसी भी वेव के लिए वैलिड होता है। क्या बेटा? वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंटू वेवलेंथ ऑफ वेव। क्या बोला बेटा मैंने? वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंटू वेवलेंथ ऑफ वेव। ये हर एक वेव के लिए वैलिड है, हर एक वेव के लिए क्या है? वैलिड है। अगर मैं बात करूं यहां पर कौन सी वेव है बेटा? लाइट है। क्या यहां पर लाइट की बात कर रहे हैं? लाइट की स्पीड कितनी होती है बेटा? c। लाइट की स्पीड कितनी होती है बच्चे? c के बराबर। तो मैं v की जगह क्या लिखूंगा? c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी को क्या लिखा बेटा? न्यू। और ये लैम्डा क्या होता है बेटा? वेवलेंथ, तो लैम्डा लिख दिया। तो एक रिलेशन क्या आ गया? c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। क्या इतनी बात समझ में आई? बोल दोस्त, बोल भाई। भैया लाइट एनर्जी है तो सन से निकलने वाली कॉन्टिन्यूस एनर्जी कहां ऑब्जर्व हो रही है? बेटा एनर्जी तो अपने पास मिल रही है, तभी तो अपने पास सोलर प्लेट चल रही है। ये सोलर एनर्जी जो है अपने पास वो तो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका इस्तेमाल करके तो हम सोलर पैनल चला रहे हैं, सोलर एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, है ना? क्यों नहीं ऑब्जर्व हो रही? बेटा मास जीरो नहीं है, रेस्ट मास जीरो है, और फोटोन तो कभी रेस्ट पे रहता ही नहीं। मास जीरो नहीं है फोटोन का, सही है, डिफाइंड नहीं है। आ रही है बात समझ में? सर अगर पार्टिकल नेचर है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहां जाते हैं फोटोन? अभी बताता हूं बेटा, जो कंजर्वेशन वाली बात है वो भी समझाता हूं, एक दो पॉइंट बाद आएगा वो पॉइंट। तो अभी के लिए क्या समझा रहा हूं बेटा मैं? जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो कितनी होती है? H इंटू न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। और फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन मैंने क्या दे दिया? वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को किससे नोट किया? न्यू से। लैम्डा तो लैम्डा है ही, और सी क्या है बेटा? स्पीड ऑफ फोटोन हो गया। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, न्यू को क्या लिख सकता हूं? न्यू को लिखता हूं सी बाय लैम्डा। इसका मतलब मैं एनर्जी को लिख सकता हूं जनाब एच सी बाय लैम्डा। ये फॉर्मूला आपको बहुत याद रखना है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। क्या इतनी बातें समझ में आई? बोल दोस्त, सही है? क्या सही है? थर्मोआयनिक एमिशन में लाइट एंड हीट दोनों है। लाइट के बिना भी हीट दे सकते हो बेटा आप, है ना? सर रिपीट कर दो। क्या रिपीट करना है बच्चे? सर इज टाइम ट्रेवल पॉसिबल? टाइम ट्रेवल के ऊपर किसी और दिन पढ़ा दूंगा बेटा, आज थोड़ा सा टाइम कम है ना बेटा? कौन सा वाला पॉइंट बेटा? ये वाला पॉइंट। मैंने क्या बोला? हर एक फोटोन के पास अपनी एक एनर्जी है और अपना एक मोमेंटम है। तो एनर्जी होती कितनी है बेटा? H इंटू न्यू के बराबर। H क्या है? कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6। कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा तो लिख देता हूं। कितना बेटा? H इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये क्या होती है बेटा? H प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जो फिक्स रहती है, हमेशा फिक्स रहती है, राइट? कभी भी चेंज नहीं होगी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, राइट? तो एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू न्यू। अब न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, वेव एंड ये सब क्या बोलते हैं बेटा? तो वेव नेचर मानते हैं। यार ये बात समझ में? तो हमने क्या है बेटा, जब फोटोन ट्रेवल करता है, ये थ्योरी बाद में आई। कैसी थ्योरी बेटा? कि जब भी कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। क्या बोला बेटा मैंने? सोचो, कोई भी एक पार्टिकल है, जिस अभी तक हम क्या बोल रहे थे? फोटोन क्या है? पार्टिकल। पर ये इक्वेशन किसके लिए? वेव के लिए होती है। फॉर एनी वेव। ये क्या है बेटा? फॉर एनी काइंड ऑफ वेव। अभी तक हमने बोला फोटोन की बात कर रहे हैं। फोटोन क्या है? पार्टिकल। तो सर ये वेव कैसे आ गया? अभी बताता हूं कि भैया अगर कोई भी पार्टिकल, इस दुनिया का कोई भी पार्टिकल अगर चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, जो कि बाद में डी ब्रोगली ने बताया, जिसका नाम दिया गया ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जो कि मैं पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। सही है? तो बेसिकली फोटोन चल रहा है तो वो पार्टिकल ही, लेकिन अगर पार्टिकल कोई चलता है तो उसके साथ एक एसोसिएटेड क्या होती है? वेव होती है। तो बेटा उस वेव के लिए क्या लिखा गया? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब फोटोन की वेलोसिटी कितनी है? c के बराबर।
फ्रीक्वेंसी कितनी है न्यू, और लैम्डा तो लैम्डा है, तो न्यू को क्या लिख दिया बेटा सी बाय लैम्डा, तो यहां पर एच न्यू था, एनर्जी क्या थी एच इंटू न्यू, न्यू को क्या लिख दिया बेटा सी बाय लैम्डा, तो एनर्जी की इक्वेशन क्या आ गई एच सी बाय लैम्डा या फिर एच इंटू न्यू। क्या इतनी बातें समझ में आती है? बोल भाई। अभी यूनिट कन्वर्जन बताऊंगा बच्चे, एच की वैल्यू बता दी बेटा, फोटोन तो पार्टिकल है, देन कैसे निकाली बता दिया बेटा, अब तो क्लियर हो गया। फोटोन के लिए पार्टिकल और वेव वाली बात जो बता रहा हूं मैं, आप समझ में आ गया। कन्वर्जन वाली बात मैं आपको बताता हूं, डोंट वरी, मिस कुछ भी नहीं करेंगे, सही है। आइए आइए बेटा नेक्स्ट देखते हैं क्या उसके बाद। अब एनर्जी के फॉर्मूले याद हो गए। मोमेंटम कितना होता है बेटा, मोमेंटम होता है कितना, मोमेंटम को पी से नोट करते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन वो कितना होता है बेटा h बाय लैम्डा। वो किसके बराबर होगा, देखो अभी अभी हमने पढ़ा एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, तो h बाय लैम्डा किसके बराबर हो सकते हैं बेटा, E बाय सी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा इज इक्वल टू ए क्या है मोमेंटम। मोमेंटम को हम पी से शो करते हैं, किससे बेटा पी से, पी इज इक्वल टू कितना आ गया E बाय सी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं किसके बेटा, मोमेंटम ऑफ फोटोन के, मोमेंटम ऑफ फोटोन के, मोमेंटम ऑफ फोटोन के। चलिए नोट कर लीजिए बेटा, सही है क्या? ठीक बेटा। सर v नहीं समझ पा रही हूं बेटा, v मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव। अब सोचो अगर एक पार्टिकल भाग रहा है v स्पीड से, तो उसके साथ जो वेव लटकी हुई है, आप सोचो आपके पीछे एक रस्सी बांध दी जाए, रस्सी को आप वेव की तरह ट्रीट करो, तो क्या है बेटा आप भाग रहे हो तो वो रस्सी भी भाग रही है, तो अगर आप v वेलोसिटी से भाग रहे हो तो रस्सी भी v वेलोसिटी से भाग रही है, तो होगा क्या बेटा, जो फोटोन की जो स्पीड है वही स्पीड किसकी होगी, वेव की। तो बेटा वेव के लिए इक्वेशन होती है वेव की स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, ये एक फॉर्मूला होता है, सही है, वेव के लिए, कोई भी वेव के लिए। अब अपने पास जो वेव है वो किससे बनी है, फोटोन से मिलकर बनी है, क्योंकि फोटोन जब चल रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है ना। कोई भी एक पार्टिकल, दुनिया का कोई भी पार्टिकल, चाहे हम भी अगर चल रहे हैं तो हमसे भी एक वेव एसोसिएटेड है, और होती है, एक्चुअल में होती है ना। अब हम चल रहा हूं ना, मैं चल रहा हूं तो मेरे पीछे एक वेव चल रही है, मेरे साथ एक वेव चल रही है, वो वेव विजिबल रीजन में नहीं है, इसलिए आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही, या मुझे नहीं दिखाई दे रही। आ रही बात समझ में? तो होता क्या है बेटा, ये डी ब्रोगली ने बताया था कि अगर दुनिया में कोई भी पार्टिकल है, ये पेन है, इस पेन को मैं ऐसे भगा रहा हूं तो इसके साथ क्या है, एक वेव एसोसिएटेड, इसके साथ क्या है, एक वेव है। अगर वो वेव विजिबल रीजन में लाई होती तो शायद इस पेन में से लाइट निकलती हुई हमें दिखाई दे रही होती, पर वो जो वेव है वो विजिबल रीजन में लाई नहीं करती, और अपनी आंखें कैन ओनली सी द विजिबल रीजन, इसलिए हम क्या उस वेव को देख नहीं पाते जो इस मैटर के साथ क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। तो फोटोन चल रहा है सी स्पीड से, तो भैया वेव भी चल रही है सी स्पीड से। सी क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸, वही तो, हाँ बस ठीक है क्या। E बाई सी इज इक्वल टू पी कैसे बेटा, देखो ध्यान से, फोटोन का मोमेंटम कितना है, h बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला h बाई लैम्डा, सही है। तो एनर्जी कितनी थी, h सी बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा इधर रख लिया, c को नीचे ले आया, तो h बाई लैम्डा किसके बराबर है, E बाई सी के, तो वही तो है आपके पास मोमेंटम, इसलिए आ गया, सही है क्या। सर f और न्यू में डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है बेटा, f भी फ्रीक्वेंसी को शो करता है, न्यू भी फ्रीक्वेंसी को शो करता है, तो बुक्स में आपको ज्यादातर न्यू मिलेगा, इसलिए मैंने न्यू लिखा है, और कोई बात नहीं है, सही है। चलिए आइए, इस चैप्टर का वेटेज बेटा इस साल का मुझे याद नहीं है, मैंने चेक नहीं किया, मैं आपको देख के बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके जी, आपको भी बधाई बेटा, पी बाई क्यूज कराऊंगा, लेकिन पहले पढ़ाने तो दो, अभी चैप्टर कुछ हद तक हो तो जाए, न्यूमेरिकल पार्ट तो शुरू ही अब हुआ है, फॉर्मूले बताने शुरू ही अभी किए हैं, है ना, तो होने तो दो, बता दूंगा, ठीक है बेटा। आज मैं नहीं दे पाऊंगा होमवर्क में क्वेश्चंस, कल दे पाऊंगा, राइट, क्योंकि आज एक चैप्टर का बिल्डअप बेस बिल्ड किया हमने, कल आपको भयंकर तरीके से पढ़ाया जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उसके बाद आपको घर के लिए भी दे दूंगा, डोंट वरी, सही। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, तो आपसे कोई पूछे कि किसी फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच सी बाई लैम्डा या फिर एच इंटू न्यू बोल सकता हूं, राइट। मोमेंटम पूछे तो एच अपॉन लैम्डा, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, फोटोन के लिए, फोटोन की एनर्जी एंड फोटोन का मोमेंटम। आज ये बात समझ में, मान लो मैं फोटोन हूं तो मेरी एनर्जी कितनी है, एच सी बाई लैम्डा, और मेरा मोमेंटम कितना है, एच अपॉन लैम्डा। आज ये बात समझ, चलिए ओके, रिवीजन करा देंगे जी। सर ज्यादा, अरे सर ज्यादा डाउट पे फोकस मत करो बेटा, बाकी बच्चे बोर हो रहे हैं। अब मैं ना, एक्चुअली मैं
इस चीज़ से बड़ा परेशान रहता हूँ, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको। परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि एक घर में ना अगर 5 लोग रह रहे हैं तो 5 लोग ये आपस में खुश नहीं रहते। आप मेरे से क्या ही खुश रहोगे, है ना, आप किसी से क्या ही खुश रहोगे। स्लो पढ़ाता हूँ तो बच्चे को प्रॉब्लम, तेज पढ़ाता हूँ तो किसी और बच्चे को प्रॉब्लम। फीस तो सबने दे रखी होगी, सब पढ़ने आए होंगे, जो मतलब पढ़ने आए, मुझे पता नहीं कौन पढ़ने आया कौन नहीं पढ़ने आया, राइट। अब बच्चों के डाउट भी नहीं बताऊंगा तो बच्चे कहेंगे सर हमने लाइव लिया ही क्यों, हम तो रिकॉर्डेड से पढ़ लेते, हम तो फ्री वाले पढ़ लेते। मैं तो खुद कह रहा हूँ फ्री वाले मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, पर लाइव इसलिए लिया जाता है ताकि आप डाउट पूछ सको। तो जेन्युइनली पूछोगे तो फायदे में रहोगे, है ना। और जो बच्चा बार बार परेशान करेगा मैं उसके डाउट नहीं बताऊंगा, ये भी सच्चाई है। सही क्या? हिमांशु सिंह ने तो एक ही कमेंट पढ़ लिया, अब रिकॉर्ड वो कर लिया। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्या है बेटा। ये प्रॉपर्टी थोड़ी समझने में कंफ्यूजिंग हो सकती है। अब समझिए क्या क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पहले पढ़ लेते हैं, लाइन क्या लिखी है। ए फोटोन में कोलाइड विद अ मटेरियल पार्टिकल, द टोटल एनर्जी एंड द टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड इन सच अ कोलिजन। द फोटोन में गेट एब्जॉर्ब्ड और अ न्यू फोटोन में बी एमिटेड, थस द नंबर ऑफ फोटोन में नॉट बी कंजर्व्ड। ये एक सारी लाइन मैंने बोल दी, मुझे पता आपको कुछ समझ नहीं आया। अब बताता हूं क्या होता है। होगा क्या बेटा, फोटोन्स की जो एनर्जी होती है, मान लो आपके पास 1 लाख फोटोन आ रहे थे। कितने बेटा? 1 लाख फोटोन थे। कितने? 1 लाख फोटोन थे। फोटो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन जो है, लेट से, मैं एग्जांपल मान रहा हूं, लेट से वो है 10 जूल। तो आपके पास कितनी एनर्जी है? 10 लाख जूल, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? 10 जूल, और टोटल फोटोन है कितने? 1 लाख। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटा? 10 लाख जूल, है ना। अब अगर ये 10 लाख जो 1 लाख फोटोन्स हैं वो इधर उधर टकराए, आपस में टकराए, दीवारों से टकराए, मुझसे टकराए। अब मेरे ऊपर इतनी सारी लाइट्स आ रही है, मतलब मेरे ऊपर इतने सारे फोटोन्स गिर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? अब क्या बोला गया स्टेटमेंट में कि जितने भी फोटोन्स आ रहे हैं, अगर जब वो कोलिजन होता है उनका किसी के साथ भी, आपस में भी या किसी और मटेरियल के साथ कोलिजन होता है, तो जो एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है, कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद भी। मतलब कि भैया हो सकता है 10 लाख जो जूल एनर्जी थी, टकराने के बाद भी 10 लाख जूल एनर्जी होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? पर एक फर्क है, क्या कि नंबर ऑफ फोटोन्स हो सकता है चेंज हो जाए। कैसे सर? सोचो पहले 1 लाख फोटोन थे 10 जूल के, सही है। हो सकता है आफ्टर कोलिजन क्या हो सकता है कोलिजन होने के बाद होगा क्या, एक कंडीशन ये हो सकती है कि 10 लाख थे ना, 1 लाख थे, हाँ 1 लाख थे, तो 50,000 फोटोन्स हो, ईच ऑफ एनर्जी कितना बेटा? 20 जूल। देखो 1 लाख इंटू 10 कितना हुआ? 10 लाख। 50,000 इंटू 20 ये भी कितना हुआ? 10 लाख। तो बेसिकली एनर्जी पहले भी और बाद में भी क्या है? इक्वल है, कंजर्व्ड है। पर नंबर ऑफ फोटोन्स पहले और बाद में अलग अलग हो सकते हैं। मतलब होता क्या है बेटा, कोलिजन के टाइम पर जब कोलिजन होता है तो कई बार क्या होता है, 2 फोटोन मिलके एक बना लेते हैं, या 1 फोटोन टूट के 2 में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर जो एनर्जी पहले और जो बाद में है वो इक्वल रहेंगी, यानी कि एनर्जी और मोमेंटम, जो टोटल एनर्जी है और टोटल मोमेंटम है वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा? सेम रहेगा। बोल भाई। 30 किल क्या होता है बेटा? 30 किल क्या होता है? बच्चे सर इज देयर एनी वे टू सी इनविजिबल वेव? हाँ बेटा, डिवाइसेस आते हैं, वो इनविजिबल कुछ नहीं होता, वो हमारी आई डिटेक्ट नहीं कर पाती। जैसे भाई उल्लू हैं, उल्लू अल्ट्रासोनिक वेव्स भी डिटेक्ट कर पाते हैं, देख पाते हैं, हम नहीं देख पाते। इंसान है, मतलब कुछ लोगों की बात हो रही है, कुछ लोग उल्लू भी हैं, उनकी बात नहीं हो रही, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। अपने इंसान जो है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही देख पाते हैं, है ना, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेंज देख पाते हैं, जिसको हम विजिबल रीजन बोलते हैं, राइट। तो पॉइंट का समझिए बेटा, क्या बोला इस पॉइंट में कि भैया कोलिजन के टाइम पर जो पहले एनर्जी थी और बाद में टोटल एनर्जी थी, एक फोटोन की एनर्जी नहीं बोल रहा मैं, टोटल एनर्जी बोल रहा हूं, टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन विल रिमेन कंजर्व,
सेम विद द मोमेंटम, मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, टोटल मोमेंटम की बात की जा रही है, पर नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो मे और मे नॉट भी सेम हो सकता है। बोल भाई सही है क्या? बेटा यही समझाया है मैंने, यही समझाया बेटा मैंने, जो फिफ्थ पॉइंट है वो दोबारा यही समझाया है कि जब भी मान लो इतने सारे फोटोन्स है, एक लाइट आ रही है, लाइट में बिलियंस ऑफ फोटोन्स है, बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है, अब इतने पार्टिकल आपस में भी टकरा रहे हैं, दीवारों से टकरा रहे हैं, मुझसे टकरा रहे हैं, सबसे टकरा रहे हैं, तो इतने सारे जो फोटोन्स का जब कोलिजन हो रहा है तो ये बोला जाता है बेटा कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो टोटल एनर्जी है या फिर टोटल मोमेंटम है वो बाद में और पहले सेम रहेगा, पर नंबर ऑफ फोटोन्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल देने की कोशिश करी कि लेट से 1 लाख फोटोन थे और कितनी 10 जूल एनर्जी थी, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई बेटा, 10 लाख जूल एनर्जी हो गई। बाद में टकराने के बाद हो सकता है 50,000 फोटोन्स बच जाए और हर एक फोटोन की एनर्जी 20 जूल हो जाए, तो बेटा क्या है, टोटल एनर्जी अभी भी कितनी है, 10 लाख है। आ रही है बात समझ में? चलिए आइए, ओके सर बहुत बढ़िया, बहुत सारे न्यूमेरिकल कराएंगे। आइए नेक्स्ट देखते बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ अ गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज देन देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटोन्स। भाई साहब ये सबसे भयंकर पॉइंट है, ये समझ लेना क्योंकि ये आगे तंग करेगा, बताता हूं क्या। जो पिछला पॉइंट था वो शायद यूजफुल ज्यादा ना हो, उसको समझना इंपॉर्टेंट है, वो यूजफुल शायद ज्यादा ना हो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ये वाला जो पॉइंट है वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला और एक एनर्जी वाला, जो ये वाला था फोर्थ वाला, ये 2 पॉइंट सबसे ज्यादा यूज होंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। अब देखिए क्या बोला बेटा, इफ द इंटेंसिटी ऑफ अ गिवन वेवलेंथ, पहले इंटेंसिटी को समझो। इंटेंसिटी क्या होती है अगर किसी को पता हो तो? इंटेंसिटी होती है बेटा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट एरिया में यूनिट टाइम पर गिरने वाली जो एनर्जी है उसे क्या बोल दिया बेटा, आपके पास इंटेंसिटी बोल दिया। ओ हो, अब सोचो एनर्जी कहां से आ रही है बेटा, फोटोन से आ रही है। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है बेटा, hc/λ। नंबर ऑफ फोटोन्स अगर n है तो n इंटू hc/λ हो गई टोटल एनर्जी, है ना। मान लो गिवन एरिया है, उस पर 1 सेकंड में जो लाइट गिर रही है वो hc/λ के फोटोन्स हैं, उस पर फोटोन्स कितने गिर रहे हैं, n फोटोन्स गिर रहे हैं पर सेकंड। आ रही है बात समझ में, n फोटोन्स गिर रहे हैं पर सेकंड। तो बेटा ये क्या हुआ, एरिया अपॉन टाइम, ये इंटेंसिटी हो गई। अब गौर फरमाइएगा क्या लिखा, इफ द इंटेंसिटी ऑफ अ गिवन वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ गिवन है मतलब वेवलेंथ क्या कर दी, फिक्स कर दी, लैम्डा क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि भैया हमें गिवन वेवलेंथ है, यानी कि लैम्डा क्या है, फिक्स है, इज इंक्रीज्ड। अगर लैम्डा फिक्स कर दिया, एच और सी तो कांस्टेंट है ही, और ये क्या है, यूनिट एरिया यूनिट टाइम, है ना, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है, एक यूनिट एरिया में एक यूनिट टाइम में, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 सेकंड में जितनी एनर्जी गिर रही है उसे क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो एरिया और टाइम तो छेड़छाड़ कर ही नहीं रही, वो तो यूनिट है, सही है। एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, लैम्डा पर और नंबर ऑफ फोटोन्स पर। ये किस पर है बेटा, नंबर ऑफ फोटोन्स पर। अब देखिए अगर बोला गिवन वेवलेंथ है, यानी कि लैम्डा तो फिक्स हो गया, अगर मैं उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करूं, अब मुझे इसको अगर इंक्रीज करना है तो क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, ये इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो यही लिखा है, देखो ध्यान से, इफ द इंटेंसिटी ऑफ अ गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड then there is a increase in the number of photons crossing a given area। देखो ध्यान से कि एरिया, गिवन एरिया एंड अ गिवन टाइम, यानी कि टाइम भी फिक्स है, एरिया भी फिक्स है, तो बेटा क्या बढ़े अपने पास, n बढ़े। इसको पॉइंट को ध्यान से फील कीजिए, सोचिए। अरे बेटा अब तो हो गया, टाइम ही हो गया, ब्रेक कहां से दे दें, 2 घंटे में ब्रेक चाहिए तुम्हें, हैं? अच्छा बहुत तेज हो रहे हो। नहीं बेटा, फोटोन्स is totally different from atoms। photon is not made up of atoms, ठीक है जी। photon is like hypothetical concept। photon is like कि भाई हमने लाइट है, लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स बना दिए, उन छोटे छोटे पैकेट्स को फोटोन बोल दिया एक तरीके से, सही है। सर विजिबल रीजन की वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट हुई है तो मुझे भी नहीं पता है, कितनी होती है वो बता सकता हूं मैं आपको, कितनी
बाकी सारी मशीनरीज का वो होता है, हाथ से कोई मेजर नहीं करता, ऐसा नहीं है कि हाथ से मेजर हो गए, एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे कुछ। एसआई यूनिट ऑफ क्या बोला, पी मोमेंटम की एसआई यूनिट। हेलो सर समझ नहीं आ रहा है बेटा, मुझे लग रहा है आप आए अभी हो, और क्या समझ नहीं आ रहा बेटा वो बता दो, है ना। अब पूरा ही समझ नहीं आया तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता शायद। एरिया और टाइम दोनों है बच्चे, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब किसी यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे एक यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड पर गिरने वाली जो एनर्जी होती है उसको बोल दिया इंटेंसिटी, उसको इंटेंसिटी बोला जाता है। अब एनर्जी क्या है बेटा, एक फोटोन की एनर्जी इनटू जितने नंबर ऑफ फोटोन्स गिर रहे हैं 1 सेकंड में। अब इसने बोला कि अगर मैं गिवन वेवलेंथ की इंटेंसिटी को इंक्रीज करूं, तो वेवलेंथ क्या गिवन है मतलब फिक्स है, अगर मैं उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करूं तो वो कैसे इंक्रीज हो सकती है, अगर मैं n को क्या कर दूं इंक्रीज कर दूं तभी इंक्रीज हो सकती है सिर्फ और सिर्फ। तो इसने यही बोला है कि if the intensity of a light of a given wavelength is increased then there is increase in number of photons crossing a given area and given time। क्योंकि एरिया और टाइम फिक्स कर दिया, hc/λ फिक्स कर दिया, तो अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो सिर्फ कैसे इंक्रीज होती है, जब n बढ़ा दिए जाए, मतलब उसी एरिया पर नंबर ऑफ फोटोन्स गिरने वाले जो है वो बढ़ जाएं तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो सकती है, और कोई तरीका नहीं है। आ रही है बात समझ में, देख भाई सही है, डिवाइड हो रही है बेटा, एरिया इंटू टाइम, डैश है ये, डैश डैश एरिया टाइम। इंटेंसिटी भी पहली बार पढ़ रहे हो क्या बच्चे, इंटेंसिटी भी पहली बार पढ़ रहे हो, मतलब कभी फिजिक्स की किताब उठाई ही नहीं मेरे ख्याल से, है ना। 11वीं तो मतलब कतई वो कहां घुस गई पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सर लेक्चर ओवर, थोड़ा सा रहता है बेटा। अच्छा मोमेंटम का यूनिट बेटा देखो ध्यान से, मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा मास इनटू वेलोसिटी। क्या बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मोमेंटम कभी 11वीं क्लास में पढ़ा हो तो, ये यहां के लिए नहीं बता रहा मैं, मोमेंटम की यूनिट तो हमेशा सेम रहेगी, ये मास इनटू वेलोसिटी। चलो अभी बता देता हूं, अभी फॉर्मूला क्या बताया मोमेंटम का बेटा, h/λ। हाँ सर, अब ध्यान से देखो, h की यूनिट थी बेटा जूल इनटू सेकंड, लैम्डा की यूनिट क्या होती है बेटा, लैम्डा होता है वेव लेंथ, लेंथ का मतलब मीटर, तो ये जूल सेकंड बाय मीटर। सही बात है सर। जूल क्या होता है बेटा, एनर्जी की यूनिट। एनर्जी को क्या बोल सकते हैं, वर्क। एनर्जी क्या होती है बेटा, वर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, फोर्स क्या होता है सर, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट बेटा केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मीटर, ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये हो गया वर्क डन की यूनिट जूल, तो जूल को मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया, इंटू 1 सेकंड और है, अपॉन में 1 मीटर और है, 1 मीटर से 1 मीटर मारा गया, 1 सेकंड से 1 मीटर सेकंड मारा गया, तो कितना आया केजी मीटर पर सेकंड। ये यूनिट हो गई बेटा किसकी, मोमेंटम की। कितनी बेटा, मोमेंटम की। अब देखो ऊपर वाले से देखो, मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला जो मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना होता है बेटा केजी, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड। एक लाइन में आ गया कि नहीं आ गया, तो देख लो, यहां से भी केजी मीटर पर सेकंड, यहां से भी केजी मीटर पर सेकंड, तो ऐसा यूनिट निकल आई किसकी, मोमेंटम की। किसकी बेटा, मोमेंटम की। सर इंटेंसिटी में अपोन में एरिया है या टाइम, बेटा दोनों है, एरिया भी अपोन में है, टाइम भी अपोन में ही है। सही है। मेंटल एनर्जी ड्यूरिंग लेक्चर, थोड़ा सा हमारे ऊपर तरस खा लिया करो, ये सोच लिया करो कि ये मास्टर अगर 2 घंटे चिल्ला सकता है तो मैं 2 घंटे पढ़ क्यों नहीं सकता। और अगर कोई बच्चा, किसी ने मतलब तुम में से कोई कंपटीशन का हो, किसी ने 11th फॉलो करी हो, तो आरंभ चैनल पर इस छोटे से इंसान ने आपके लिए 8-8 घंटे के लाइव लेक्चर लिए हैं लगातार, मुश्किल से बीच बीच में ब्रेक देता 15-20 मिनट का। तो सोचो आप, अगर मैं 8 घंटे के लेक्चर यहाँ खड़ा होकर चिल्ला सकता हूँ तो आप 8 घंटे दिन में पढ़ नहीं सकते, राइट। और आप तो अपना फ्यूचर बनाने के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको अभी नहीं पता आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप किस डायरेक्शन में जाने वाले हो। सही है सर, न्यूमेरिकल करा दो प्लीज बेटा। डैश का मतलब बेटा दोनों मल्टीप्लिकेशन है, साथ में मल्टीप्लाई लगा दो यार, यहाँ पर एरिया इनटू टाइम ऐसे लिख लो बस। डैश का क्या मतलब होता है यार, आर दे गेटिंग माइनस, नहीं भाई जो बोल रहा हूं वो सुन नहीं रहे क्या, सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हो क्या। इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब एरिया और टाइम दोनों डिनोमिनेटर में है, ऊपर एनर्जी है। तो एनर्जी लिखते बेटा, एक फोटोन की एनर्जी है hc/λ, अगर n फोटोन्स गिरेंगे तो n इंटू hc/λ इंटू एरिया नीचे आ गया,
और नीचे टाइम और आ गया, सॉरी टाइम। आप ठीक ठाक सा बोल भाई, सही है सर। शायरी प्लीज, अरे कौन सी शायरी सुनाए, हम शायर थोड़ी हैं। हाँ जी, हरियाणा से हूँ जी। यस सर, मैगी खाने का ब्रेक। अरे मैगी की याद मत दिलाओ यार, मुझे बहुत याद आती है उसकी। मेरा और उसका दो तरफा प्यार है। चलिए सर, टीचर की लेविश लाइफ होती है, डिपेंड करता है बेटा, टोटली डिपेंड्स ऑन टीचर टू टीचर। अगर वो पढ़ाने में, मैं तो ये मानता हूँ आप कोई भी फील्ड में हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, अगर आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय कर रहे हो तो आपकी लाइफ ऐसे ही लेविश हो जाएगी, राइट। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए बेटा, ये पॉइंट ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको बार बार यूज करूंगा आने वाले कल के दिन में। अगर आज का लेक्चर कम समझ में आएगा या आज का लेक्चर आप लाइटली ले लोगे तो कल के लेक्चर में 100% प्रॉब्लम आएगी, मुझे मत बोलना, पहले ही बता रहा हूं। आ रही है बात समझ में? क्योंकि आज का लेक्चर जो मैं सोच के आया था, ये वाला पार्ट, यहां तक का पार्ट मुझे 1 घंटे में पढ़ाना था, पर मैंने 2 घंटे में पढ़ाया ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए, A to Z चीज क्लियर हो जाए। अब अगर आज अभी भी दिक्कत आई, गड़बड़ आएगी तो प्रॉब्लम आप में हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? चाहे इसको रिकॉर्डेड देखना, रिकॉर्डेड डलते ही देख लेना, मतलब जैसे ही डल जाए, मतलब ये लेक्चर खत्म होने के बाद जो पार्ट समझ में ना आया वो देख लेना, पर कल आने से पहले इस चैप्टर को जितना पढ़ाया उतना पढ़ के आना, तभी आगे जाके चीजें सॉल्व होंगी। बहुत आसान चैप्टर है, मैं सच बता रहा हूं, बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है। सर आज के लेक्चर में बहुत मजा आया, थैंक यू जी। बस मैं यही चाहता हूं बच्चे कि पढ़ाई में बोर ना हो, मजे से पढ़ाई करो। अब 4-5 मिनट में बातें कर सकता हूं, क्योंकि शायद मेरी प्रॉपर्टीज अगर पूरी हो गई होंगी तो, हाँ प्रॉपर्टीज पूरी हो गई। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन कल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। 2-3 मिनट आपकी कोई वैसे डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है जी। और कोई दिक्कत नहीं है। सर इज दिस बिकॉज द एनर्जी इज इक्वल टू पावर अपॉन टाइम टेकन? पावर अपॉन टाइम नहीं है बेटा, पावर तो खुद एनर्जी बाय टाइम होती है, सही है। मेरा कॉलेज बेटा थापर यूनिवर्सिटी, कभी नाम सुना हो तो। थैंक यू जी, थैंक यू। बस बढ़िया से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, सही है। इतना मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ। आप 2-3 दिन एक चैप्टर के अंदर, 3 दिन बाद आप मुझे बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कितना आया समझ में, आप खुद रियलाइज कर जाओगे इस बात को, राइट। और जितना मैंने पढ़ाया है, अगर सिर्फ उतना भी पढ़ लिया ना, इस चैप्टर में किसी के अंदर दम नहीं है कि आपका एक सिंगल नंबर भी काट ले, एक सिंगल नंबर भी कट जाए, मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ इस चीज़ की। क्योंकि आपको पढ़ाने से पहले, भले ही मैंने ये चैप्टर एडवांस में 50 बार पढ़ा चुका है, एडवांस के लिए मैंने इसको बहुत बार पढ़ा रखा है। जेई एडवांस का लेवल, अगर आपको किसी बच्चे को तैयारी कर रहा होगा, उसको पता होना चाहिए कि जेई एडवांस का लेवल क्या होता है। एडवांस के अंदर मैंने ये चैप्टर बहुत बार पढ़ा रखा है, फिर भी आपको पढ़ाने से पहले मैं स्पेशल एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ के आता हूं, ताकि बोर्ड के बच्चे को एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट में दे पाऊं और उसके नंबर को बढ़ाने में थोड़ी सी हेल्प कर पाऊं। आ रही है बात समझ में, राइट। क्योंकि मैं एनसीईआरटी में पहले नहीं पढ़ता था, जेन्युइनली बता रहा हूं। जब से मैं टीचिंग फील्ड में हूं तब से मुझे एनसीईआरटी पढ़नी पड़ रही है। मैंने स्टूडेंट लाइफ में कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, ये सच्चाई है, सही। नहीं बेटा, हार्ड ठीक ठाक सा होता है, हार्ड वुड नहीं होता, ठीक होता है, मतलब ठीक है। मेरा जेई में रैंक, मेरा एडवांस, मेरा मेंस एडवांस दोनों क्लियर है। अगर आप जज करना हो तो आप कर लेना। जेई एडवांस मेंस दोनों क्लियर है। 1 साल पढ़ा था, सिर्फ 1 साल पढ़ के जेई मेंस एडवांस दोनों क्लियर है। पर क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी में था और मेरे टाइम पर मेरे बोर्ड्स के मार्क्स कंसिडर होते थे, और मेरे बोर्ड्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब इतने बेकार भी नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा 90+ नहीं थे, 90 के इर्द गिर्द थे। तो बेसिकली सीन ये था कि उस टाइम पे बोर्ड के मार्क्स मिलके रैंकिंग बनती थी, और बिकॉज आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी तो मेरी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो मुझे एनआईटीज के अंदर जो ब्रांच मिल रही थी वो मेरी मन चाही नहीं मिल रही थी। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो थापर यूनिवर्सिटी। दैट्स माई स्टोरी फ्रॉम माई साइड एंड यू कैन आस्क एनी डाउट टू मी। चलिए भैया, मुझे कोई डाउट नहीं आ रही, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा। दो, एक तो या तो ये हो सकता है कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, या ये हो सकता है सब कुछ समझ में आ रहा हो। इन दो में से एक ही काम हो सकते हैं। चलिए लेक्चर को एंड करें क्या बेटा? बेटा टेलीग्राम लिंक यार आपको पता लग जाएगा, अपनी कक्षा कोई होगा, मुझे तो खुद को नहीं पता यार, मैं खुद ही 12th में कितने आए थे? मेरे 89% आए थे बेटा, सीबीएसई बोर्ड 89%, ठीक है। ओके जी रमन, थैंक यू सो मच। कैन वी लीव नाउ? यस बेटा।
ओके सबको थैंक यू सो मच। जिनको समझ में आया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, डोंट वरी। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, लव यू ऑल। ठीक है जी, चलिए बाय बाय। बाकी सारे डाउट्स कर लेंगे बेटा आपके, है ना, अच्छे से पढ़ लो।